तो दोस्तों हम लेकर आ गए हैं ये घटना चक्र की आपकी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त हिंदी की टेस्ट सीरीज। दोस्तों ये हिंदी की संपूर्ण कवरेज है दोस्तों, यानी हिंदी के जितने भी प्रश्न रखे गए हैं सब के सब हिंदी हैं, जिसकी आप सब बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर सेक्शनल टेस्ट सीरीज लेकर आइए, यानी सब्जेक्ट वाइज। तो इसके पहले दोस्तों हम 5 टेस्ट सीरीज आपको जो फुल प्रैक्टिस टेस्ट करवाए हैं, इसके जस्ट पहले दोस्तों हम आपको सीडीपी और पेडोलॉजी का करवा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम आपको हिंदी अनिवार्य जो करवाने जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है साथियों, बहुत ज़्यादा वेटेज आपको देखता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये संपूर्ण कवरेज है, इसका मतलब जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे आपके हिंदी के सिलेबस को ध्यान में रख कर बनाया गया है। हिंदी के हर एक टॉपिक से आपको ये प्रश्न टच करवा देंगे। यदि जितने भी प्रश्न हैं हर एक प्रश्न को आप अच्छे से मंथन कर लोगे तो आपको उस हिंदी के हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक से टच करवा देगा। आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, किस लेवल के प्रश्न आते हैं, इस बात का अंदाज़ा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो साथियों आने वाले आपके बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम यूपी टेट के लिए रामबाण है साथियों, आपके दोनों पेपर के लिए उतना ही कारगर है, चाहे पेपर पहला हो या दूसरा। थोड़ा सा पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम जो बताएंगे वो आपको दोनों को टच करा देगा, आपको ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आज हमारी ये जो हिंदी की जो एक तरह से मैराथन की क्लास है, संपूर्ण कवरेज है, इसको आप लोग सफल बनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। गद्यांश आधारित प्रश्न दे दिया है 1 से 5 तक। एग्जाम में आपको ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। तो ऐसे प्रश्न बड़े ही आसान होते हैं दोस्तों, बस इसमें क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, जो पैसेज वाले प्रश्न होते हैं बस आपको एक पेशेंस यानी धैर्य पूर्वक आपको उस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ लेंगे और एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए मान लीजिए हमने इसको पढ़ लिया, अब यहां पर आपको प्रश्न जो पूछे तो अपने मन से उत्तर नहीं देना है, जो आपके पैसेज में दिया है उसी के अनुसार आपको देना होता है। तो साथियों हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। बहुत अच्छा, आपको देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है पैसेज के माध्यम से, पैसेज पर आधारित प्रश्न ये बना है। कर्म भीरु पराश्रय पर जीवन निर्वाह क्यों करना चाहता है? पराश्रय पर जीवन निर्वाह यानी दूसरों पर आश्रय वाला जीवन निर्वाह क्यों करना चाहता है? तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न को समझना पड़ेगा। कर्म भीरु का मतलब होता है, कर्म मतलब काम, भीरु का मतलब चोर या डरपोक, यानी काम से डरने वाला आदमी। तो यानी काम से डरने वाला व्यक्ति पराश्रय यानी दूसरों पर जीवन निर्वाह क्यों करता है? तो यहां पर दोस्तों ये क्या है, ये अपने मन से उत्तर नहीं देना है। इसका आप जब पैसेज पढ़ोगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा कि उसमें आह्वान की शक्ति नहीं होती है। तो आपको 1 सेकंड हम दिखा देते हैं तो आपको इस बात से क्लियर हो जाए कि उसमें आह्वान की शक्ति नहीं होती है। इस टाइप का कुछ है यहाँ पर देखिए है ना कि न तो उसमें आवाहन की शक्ति होती है न ही आदर की। तो यहां आपको मिल गया। तो ऐसे ही आपको पैसेज के अनुसार उत्तर देना है, अपने मन से आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहां देखिए साथियों, यहां पर आपका यानी पहला प्रश्न जो आपका ये था, इसका उत्तर ए हो जाएगा। आवाहन की शक्ति नहीं होती है उसमें, इसलिए वह काम करने से डरता है, दूसरों पर जीवन निर्वाह करता है। यहां देखिए अगर हम लोग इस दूसरे वाले प्रश्न में, तो यहां तो आप समझ जाएंगे, उसी पैसेज से एक शब्द उठाया गया है, कर्मण्य। कर्मण्य का यहाँ विलोम क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा। कर्मण्य का विलोम दोस्तों शब्द अकर्मण्य होगा, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर यही हो जाएगा अकर्मण्य। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर तीसरे वाले में देखें तो यहाँ आपको दिया है किस विकल्प में सारे शब्द तत्सम है। तो तद्भव तत्सम क्या होते हैं आपको पता होगा मेरे भाई, कई बार आपने पढ़ा होगा। जो शब्द सीधे संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए, जैसे संस्कृत में प्रयोग हो रहे थे वैसे हिंदी में, तो वो तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते समय रास्ते में मॉडिफाइड हो गए, उसके बाद हिंदी में आए, यानी संस्कृत थे फिर बीच में मॉडिफाइड हो गए, थोड़ा सा उनमें परिवर्तन हो गया, फिर हिंदी में आए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्भव कहते हैं। यहाँ तत्भव लिख देते हैं हम, तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ आप समझ जाइएगा, यही है आपको विकल्प में किस में सारे शब्द तत्सम है, यानी तत्सम का मतलब मोटा मोटा ही समझ लिए सारे संस्कृत वर्जन वाले हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? परान, पराश्रय, आलस्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जितने भी शब्द हैं सब के सब साथियों यहाँ पर आपको तत्सम मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखा होगा कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है। यहाँ परान्न का अर्थ क्या होता है? दूसरे का दिया हुआ अन्न। परा मतलब दूसरा, अन्न यानी दूसरे का दिया हुआ अन्न। पराश्रय का मतलब यहाँ पर आप लोग जानते हैं,
यहाँ पर इसमें सारे शब्दों का मतलब यहाँ आप समझ रहे हैं। आगे चले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको दिया है चौथे वाले में कर्म भीरु कौन है, फिर वही काम से डरने वाला। काम से डरने वाला कौन है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही जो काम करने से डरता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, जो काम करने से डरता है, कर्म भीरु कामचोर, ऐसे हो जाएगा यहाँ। सीधा आप एक बार अगर अच्छे से पैसेज को पढ़ लोगे तो आपको बड़े आसानी से आपका एक एक उत्तर आपके सामने पड़ा है वो आप कैच कर लेंगे उतना जल्दी। अगर आप नहीं पढ़े तो आपको वहीं फिर क्योंकि एग्जाम हॉल में होता है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो फिर बढ़ता ही जाता है। अनुच्छेद में किसे मानव जीवा मानव क्या कह रहे हैं, उपर्युक्त अनुच्छेद में किसे मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु किसे माना गया है, ऊपर दिए हुए पैसेज के अनुसार ये आपको बताना है। तो आप ऊपर पैसेज पढ़ोगे ना तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मानव का दुश्मन आलस्य को बताया गया है। मैं आपको सिर्फ दिखाने का प्रयास कर रहा हूं तो आप कैसे ढूंढोगे। देखो, जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ढूंढ ढूंढ कर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि आप चीजों को समझ पाएं कि आखिर हमें करना कैसे है। तो आलस हो जाएगा इसका। आगे यहां पर देखिए दोस्तों, 5 तक हो गया, अब हमें पैसे इसका सहारा नहीं लेना पड़ेगा, स्वतंत्र रूप से प्रश्न आने लगे हैं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कौन है। तो दोस्तों एक चीज हम लोगों ने हिंदी में वर्णों के बारे में खूब पढ़ा होगा, आपके ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक आपको स्पर्श व्यंजन पढ़े होंगे। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। क वर्ग वाला जिसे हम लोग कंठ कहते हैं, फिर च वर्ग वाला तालव्य कहते हैं, ट वर्ग वाला मूर्धा कहते हैं, प वर्ग वाले फिर उसे ओष्ठ कहते हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कंठ और तालव्य यानी मिक्सचर, यानी कंठ और तालुब से आवाज निकलनी चाहिए जो होती है, तो वो कौन सा होता है, ए और ए होता है। आपसे पूछा जा रहा है, आपको एक शब्द दिया है यानी संज्ञा दिया है दुनिया। इस दुनिया शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। तो दुनिया शब्द का विशेषण रूप दोस्तों दुनियावी होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ये सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप समझ रहे होंगे इसको अच्छे से। संख्या 8वें वाले को अगर हम लोग देखें, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। आपको दिया गया है एक शब्द है, उस शब्द का नाम है किंचित। किंचित दोस्तों एक तत्सम शब्द है, इन्होंने खुद बताया है किंचित तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा बताना है। तो साथियों मैंने आपको बता दिया है, कई बार बताया है, तत्सम शब्द जब भी आए तो आप अपने दिमाग में रखा करिए हमें इसे संस्कृत वर्जन में पकड़ना है, और तद्भव का मतलब आए तो आप इसे हिंदी वर्जन में ढूंढेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है समझने का। तो किंचित एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कुछ, यानी कुछ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम किंचित हो जाता है। तो उसका उत्तर तो यही होगा। अब आप थोड़ा जान लीजिए जो आपको और दिया है, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए और सारा यहां पर दिया गया है, ये क्या होता है इसके बारे में अगर आप जानेंगे मेरे साथियों तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा जो शब्द है ये भी तो तद्भव शब्द है। अगर आप इसका तत्सम निकालेंगे तो स्तोक होगा। एग्जाम में कई बार पूछा है इसलिए मैं आपको बता दिया ये स्तोक होगा। तो स्तोक एक आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव थोड़ा है। तो समझ गए आप, और बाकी यहां पर बताने की कुछ जरूरत नहीं है। किंचित यानी तत्सम सा, तो इसका तद्भव कुछ हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखें दोस्तों 9 वाले को, तो यहां आपको दिया है तो साथियों इला। इला किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इला का मतलब होता है पृथ्वी का। अगर आप लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे तो उसमें आपको इला देखने को मिलता है। तो इला धरती यानी पृथ्वी का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो कोई पूछता है भैया, जो इलाहाबाद हम लोग आने लगते हैं यहाँ, अभी हम इलाहाबाद में ही रहते हैं, आपको इलाहाबाद से ही पढ़ा रहे हैं, तो कोई पूछता है ना कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलते हैं जा रहे हैं अपने इलाहाबाद की धरती पे। तो ऐसा इलाहाबाद की धरती पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो आप ऐसे दिमाग में रख लेंगे तो आपको याद रहता है ये सब चीजें। यहाँ देखिए 10वें वाले में बड़ा अच्छा सा प्रश्न दिया है, उन्मूलन। उन्मूलन एक शब्द है तो इसका आपको विलोम यानी उल्टा बताना है। तो साथियों गांधी जी ने छुआछूत का उन्मूलन किया, ऑप्शन नंबर आपका। तो उन्मूलन मतलब खत्म होना है, किसी चीज को उखाड़ कर फेंक देना होता है, और इसका उल्टा रोपड़ हो जाता है। रोपड़ मतलब किसी चीज का जड़े स्थापित कर देना। जैसे हम लोग क्या होता है ना कि धान का बिया जो होता है बेहन, उसे उखाड़ते हैं, फिर उसे हम लोग जमीन में गाड़ते हैं, यानी उसकी जड़ों को लगाते हैं, उसको जमाते हैं, तो उसे रोपड़ कहा जाता है। यही है किसी चीज की जड़ें लगाना रोपड़, किसी चीज की जड़ें उखाड़ कर फेंक देना उन्मूलन। आगे देखें हम लोग यहाँ 11 वाले में क्या हो जाएगा यहाँ साथियों,
11 वाले में आपसे पूछा जा रहा है जिसका उपचार न हो सके तो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द वाला प्रश्न है। जिसका उपचार या हल न हो सके तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। तो साथियों हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी न करें किसी को ऐसा बीमारी हो, तो किसी को बहुत खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर हो जाता है या फिर और कोई खतरनाक बीमारी हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत असाध्य बीमारी से है, बहुत ज्यादा, तो हम लोग कहते हैं असाध्य बीमारी से ग्रसित है, यानी जिसका उपचार नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। तो समझ गए आप, असहाय जिसको सहा न जा सके, यही होता है इसका मतलब। आगे यहां पर देखें 12 वाले में हम लोग तो दिया पूछा जा रहा है पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पराधीन नाम का आपको एक शब्द दो दिया है, पराधीन। तो पराधीन आपसे पूछा रहा है कि इसमें उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग आप लोग जानते हैं, उपसर्ग का मतलब ऐसे वाक्यांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो उपसर्ग मतलब ये पहले जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में जुड़ता है, तो यही है। तो उपसर्ग यानी पराधीन में उपसर्ग क्या है, तो पर है जो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग सोचेंगे परा है, तो परा नहीं है, ये पर है। तो यहां पर आप देख लेना, पर और प्लस अधीन मिलाकर पराधीन हो जाता है। आगे देखें हम लोग दोस्तों, यही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहां आगे यहां पर सावधानी दिया है, एक शब्द दिया है सावधानी, इसमें कौन सा प्रत्यय, अभी देखो प्रत्यय आ गया। प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदलते हैं, तो उसे शब्दांश कहते हैं, और मतलब प्रत्यय कहते हैं। सावधानी तो हम लोग जानते हैं सावधान एक शब्द होता है, उसमें ई जुड़ गया है तो सावधानी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लास्ट में ई जुड़ गया सावधानी में। आगे देखें हम लोग यहां 14 वाले में आपसे पूछा जा रहा है खग जाने खग की भाषा। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एक दूसरे के लोग जो कल्चर के लोग होते हैं उसी के भाषा को समझते हैं। अभी हम जैसे जनजाति लोगों में चला जाएं तो वो लोग आपस में जो करेंगे वो समझ जाते हैं, भाई हम लोग नहीं समझ पाएंगे। यही है कि सब लोग अपने संपर्क लोगों का हाल समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा, सब अपने संपर्क लोगों की हाल समझते हैं कि ये क्या कर सकता है क्या जाने, तो उसी की बात पर है ये खग जाने खग की भाषा। यहां देखिए 15 वाले में जो दिया है तथैव का संधि विच्छेद आपको बताना है। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तथैव का संधि विच्छेद अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जरा सा भी पढ़ा होगा दोस्तों, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, तथा प्लस एव। तथा प्लस एव कहां है, यहां पर तथा प्लस एव यहां है, ऑप्शन नंबर ए में ही बैठा है, तथा प्लस एव। तथा प्लस एव यहां आप देख रहे हैं, यहां पर क्या हो जा रहा है, आ रहा है ध्वनि में और ए आ रहा है। तो जहां पर आ और ए आ जाता है दोस्तों, तो वहां पर क्या बन जाता है, अय बन जाता है। जब अय बन गया तो इसका मतलब इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि दोस्तों, ये वृद्धि संधि हो जाती है। तो इसको भी आप याद रखे रहेंगे, आपको काम देगा। आगे चले हम देखें, यहाँ 16 वाले में पूछा जा रहा है रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई घर, तो यहाँ पर मुख्य शब्द कहां पर है, जो विशेषता बता रहा है इस शब्द की, तो वो घर है। तो रसोई अगर कहे तो अपना विशेषता नहीं, अरे रसोई घर, यानी इस शब्द में जो घर वाला यानी दूसरा दो पदों को मेल होता है यही। तो रसोई प्लस घर, तो लास्ट वाला जो घर है यही आपका मुख्य शब्द है, यही मतलब विशेषता बता रहा है एक तरह का। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ये बी हो जाएगा, रसोई घर में कौन सा समास हुआ, ये आपका बी हो जाएगा, तत्पुरुष। या बाकी और जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनको भी अगर समझने आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, तो यहाँ पर अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसका पहला पद प्रधान होता है और दूसरा प्रधान नहीं होता है। तो पहला पद जैसे उत्तर हो गया प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजीवन, तो ऐसे हो गया। और दिगु में जानते हैं इसमें नंबर आता है, संख्या पहले आ जाती है, तो आप समझ जाते हैं यहाँ पर पंचमेल और ऐसे जो संख्या करके जिसमें आता है, तो ये त्रिदेव ऐसे करके। और द्वंद्व में क्या आ जाता है दोस्तों, जैसे माता पिता भाई बहन ऐसे जो होते हैं ये द्वंद्व में आ जाते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखें 17 वाले में, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाय मुझे क्या हो गया। तो ये आपको एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य का प्रकार लिखिए। हाय मुझे क्या हो गया, तो इस वाक्य में आपको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ऐसा क्या है। तो इसमें एक आश्चर्य वाली बात आ रही है, स्वाभाविक सी बात है, हाय मुझे क्या हो गया यानी आश्चर्य आ रहा है। तो दुख, घृणा, सुख इत्यादि का भाव ऐसे प्रकट करते हैं आश्चर्य वाले जो शब्द होते हैं, तो उन्हें हम लोग विस्मय बोधक कहते हैं। विस्मय बोधक का चिन्ह ये होता है, ऐसे एक बड़ी खड़ी पाही नीचे
एक छोटा सा बिंदी टाइप का होता है। तो ऐसे हम लोगों ने पढ़ा होता है, विस्मय बोधक बहुत खुशी होती है, दुख होता है, घृणा होती है, सुख होता है, तो यही भाव प्रकट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक हो गया, समझ गए हम लोग। आगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें 18 वाले में, तो सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है, ऐसे शब्द चुनना है जो सही है, जिनकी वर्तनी सही है, गलत नहीं है। तो वनस्पति ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही होगा वनस्पति। आगे देख लें, आजकल उत्तर प्रदेश में वनस्पति बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रही है, जहाँ देखो वहाँ वनस्पति पकड़ी जा रही है। तो वनस्पति आप समझ रहे होंगे, वो भी वनस्पति में ही आता है जिसे आप समझ रहे हैं। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 19 वाले में क्या है, सही विराम चिन्ह वाला विकल्प कौन सा है। तो विराम चिन्हों पर आधारित ये है, थोड़ा ध्यान से हमें देखना होगा। हम केवल तुम्हारी बात तो नहीं सुनेंगे न, तो मेरे भाई इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ गए, जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां ये चिन्ह आएगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। क्या आप एक रोटी और लीजिएगा, तो यहाँ एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था, है नहीं, इसलिए यह नहीं होगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं, तो यहाँ प्रश्नवाचक कहां से आ गया मेरे भाई। तो इसका मतलब जब ये तीनों गड़बड़ हो गए, ये तीनों गड़बड़ हो गए, तो इसका मतलब यही होगा, एलिमिनेशन से भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर कैसे, छी, कितनी गंदी आदत है। मैंने पहले बताया ना, जहाँ घृणा, सुख, दुख, ऐसी चीजों को जहां पर आता है तो उसे हम लोग विस्मय बोधक कहते हैं। तो विस्मय बोधक का यहाँ चिन्ह भी लगा है, तो आप समझ गए, छी यानी घृणा हो रही है यहाँ पर किसी बात को लेकर। आगे देखें 20 वाले में, यहाँ कह रहे हैं हास्य रस का अस्थाई भाव है। तो मेरे भाई बचपन से ही कक्षा 9 में ही आप पढ़े होंगे, हास होता है, हंसने से रिलेटेड होता है, हंसी मजाक। आगे देखें यहाँ पर हम लोग, आगे देखें यहाँ चौपाई छंद के, यहाँ पर दिया है शब्द एक चौपाई। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो आप लोगों ने याद किया होगा, बचपन में ही आपको रटाया होगा, चौपाई में 16 कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती है। तो आपने कैसे याद रखा है, चौपाई, चौपाई यानी हम 4 का स्क्वायर कर दें तो मिल जाएगा 16, तो चौपाई यानी 16। तो 4 पाई 4 पाई 4 पाई, 4 4 को 4 बार कर दो तो हो जाएगा। तो यहाँ सर आप 4 16 कनेक्शन बना लेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा। आगे हम लोग देखें यहाँ पर 22 वाले में अगर, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पर प्रश्न को। तेरी बरछी ने, यहाँ पर एक आपको दिया है, किसी पंक्ति है वो कोई, तेरी बरछी ने वर छीने हैं लखन के। तो यहाँ पर एक जो शब्द है, तेरी बरछी ने वर छीने हैं लखन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको अलंकार को पहचानना है। तो मेरे भाई इस पंक्ति में एक यमक अलंकार है। कैसे आप पता लगाए यमक अलंकार है, क्योंकि पहली बरछी का अर्थ, क्योंकि यमक में क्या होता है ना कि एक ही मतलब किसी पंक्ति में दो शब्द आते हैं, एक ही शब्द दो जगह आ गया और दोनों का अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ है, तो वहां पर ये यमक हो जाता है। तो तेरी वर्षी ने वर छीने हैं, तो यहां देखिए वर वर 2 बार आ गया और दोनों का अर्थ यहां पर अलग अलग हो गया, इसलिए यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। यमक में क्या होता है कि एक ही किसी पंक्ति में जब एक ही शब्द 2 बार आ जाए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वही आपका यमक अलंकार होता है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे, पहली बार यहाँ पर जो बर्छी आया है, यहाँ पर पहली बार बर्छी आया तो इसका मतलब शस्त्र या हथियार होता है, और दूसरी बार जो बर्छी आया है यहाँ वर, आप लोग जानते हैं वर का मतलब ये पति होता है, तो आप लोग समझ गए यहाँ। इसीलिए आप यमक अलंकार को याद रखना, बड़ा सरल होता है इसको याद रखने में। 22 हो गया हमारा। 23 हम लोग देखते हैं यहाँ। 23 में आपसे जो पूछा जा रहा है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन है। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, नंददास तो याद तो नहीं होंगे आपको, सूरदास को तो अच्छे से जानते हो ना भाई, ये मथुरा में रह रहे थे, और मथुरा वाला क्षेत्र दोस्तों कौन सा है, ब्रज वाला क्षेत्र है, तो ब्रज भाषा में लिखे थे। तो आपको इतना दिमाग में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। 2 नाम दिया है तो एक नहीं तो एक तो पक्का है ना भाई, सूरदास को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, बचपन से ही आप पढ़े होगे, आपको पढ़ाया गया होगा। तो इनकी रचनाओं में कौन सी भाषा थी, तो ब्रज भाषा थी, क्योंकि ब्रज वाले क्षेत्र में रहते ही थे मथुरा की तरफ। तो यहाँ भाषा संबंधित भूल को कहते हैं, जब भाषा संबंधित कोई भूल हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों क्या पाप कहते हैं, नहीं, अपराध कहते हैं, नहीं, द्रोह कहते हैं, नहीं, आपको त्रुटि कहा जाता है। आप सिंपल सा कभी नहीं पढ़े होंगे तो आपके सामने आएगा, आप प्रश्न अगर पढ़ोगे तो आप कर ले जाओगे। हाँ, कोई भी प्रश्न आपके सामने आए पहले उसे पढ़ा करिए, ऐसा नहीं कि यार थोड़ा सा पढ़े करिए, यार ये क्या दे दिया भाग जाओ, थोड़ा सा प्रश्न से लड़ोगे तभी प्रश्न को फोड़ पाओगे। आगे देखें हम लोग 25 में आपसे जो पूछा जा रहा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका संपादक किसने किया है। तो हिंदी प्रदीप
नाम की ये जो पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया है? तो प से प्रदीप और यहाँ पर आपको बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसको हमने कैसे याद किया? हमारा एक दोस्त था, उसका नाम प्रदीप भट्ट था, तो उसी से हमें ये याद हो गया है प्रदीप भट्ट। तो यहाँ हमारे दिमाग में कनेक्शन बन गया है, तो आप भी ऐसे बना लीजिएगा। तो यहाँ पर 25 का आपका यही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने कब लिखा था? 1877 में। 1877 में इसकी रचना प्रदीप भट्ट ने किया था। एक मासिक पत्रिका थी। यहाँ देखें 26 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो आपको ये बहुत बार पूछा गया होगा मेरे भाई कि आखिर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो हिंदी, संस्कृत, तमिल और बाकी संविधान में जो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं दी गई हैं, कितनी भाषाएं दी गई हमारे संविधान के 8वीं सूची में? मूल संविधान जब बना था तो 14 थी, लेकिन बाद में 3 बार करके जोड़ा गया, सिंधी, ऐसे करके 3 बार जोड़ा गया, और तो इस समय 22 भाषाएं कुल हो गई हैं। तो आप लोगों को पता होगा ये सब चीजें, तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो संविधान में जो 8वीं सूची में सभी भाषाएं यानी 22 भाषाएं दी गई हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार उतने भाषाओं से संबंधित है। तो समझ गए आप? आगे जरा हम लोग देखें, यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे? से। तो से एक आपको कह सकते हैं, ये आपको वर्ड दिया है तो या शब्द दिया है, तो कह रहे हैं से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो आपने वो पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये चीजें आपने रटी होगी। तो यहाँ करण से आ गया, तो से किससे आ गया? ये करण से आ गया। तो ये कौन सा कारक है? किस कारक का परसर्ग है? तो करण का है। आगे देखें यहाँ 28 में, तो कौन सा समुच्चय बोधक का अव्यय नहीं है? तो समुच्चय बोधक अव्यय की बात की जा रही है, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई? चलो ढूंढते हैं हम लोग यहाँ, कौन सा समुच्चय अव्यय नहीं है? अर्थात। अर्थात नाम का ये जो शब्द है, ये तो नहीं, ये तो है यहाँ पर, ये तो नहीं होगा। तो अर्थात, अतएव और जो अथवा, अर्थात, अतएव और अथवा, ये सब तो उसके समुच्चय बोधक हैं, लेकिन आजन्म जो होता है ये समुच्चय बोधक नहीं है मेरे भाई। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य पद से जोड़ता है, तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं, लेकिन ये आजन्म ये नहीं है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। आगे चले हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर 29 वाले में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण की कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो दोस्तों ये चीजें हम लोगों ने अच्छे से देखा है। हमारे एक गुरु थे जहां मैं पढ़ता था, कुछ लोग जानते होंगे जो जौनपुर के हैं, तिलक टीडी कॉलेज, इंटर कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था, तो इंटर में एक सर थे, उनका नाम था दिनेश सिंह। वो जब आते थे शुद्ध भोजपुरी भाषा में हिंदी को कहानी से इतना तगड़ा पढ़ाते थे। तो 3 सेक्शन चलते थे, सारे सेक्शन के बच्चे आकर एक ही में बैठ जाते थे, बैठने की जगह नहीं होती थी, क्योंकि वो हिंदी को ऐसी ऐसी बात पढ़ाते थे ना कि शुद्ध भोजपुरी में पढ़ाते थे वो। तो बहुत अच्छा लगता था हिंदी को रोचक एवं व्यवहारिक बनाए रखना। तो शायद उनको पता था कि हिंदी को कैसे पढ़ाना है। तो 29 का आपका उत्तर यही हो जाएगा। आगे यहाँ हम लोग अगर देखें 30 वाले में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा का विकास नहीं है? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो भाषा का विकास नहीं करता है? तो साथियों यहाँ पर आपको परिपक्वता का सिद्धांत भाषा के विकास से है मेरे भाई। आप परिपक्व होंगे तो आपकी भाषा शैली ये सब विकास होगा ना। अनुबंध का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यहाँ पर आपको अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यस ये नहीं होगा। अनुकरण का सिद्धांत तो है, आप किसी के फॉलो करेंगे तो उससे भी विकास होगा। यहाँ पर अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा का विकास नहीं करता है। आप अतिरिक्त, जैसे इसका उदाहरण आपको महाराष्ट्र में है, जैसे महाराष्ट्र में इस समय कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए यूपी बिहार के लोगों को मार रहे हैं कि भाई मराठी नहीं बोलोगे, तो क्या ऐसे उनका भाषा का विकास होगा? अरे भाई प्रोत्साहन देते, जो भाषा का विकास करेगा तो उसको ये मतलब कुछ उसे अवार्ड मिलेगा, कुछ छूट मिलेगा, उसे कुछ वरीयता दी जाएगी, तो ऐसी भाषा का विकास होगा। किसी को मार पीट के सख्ती से आप करवा लेंगे, तो यही है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये भाषा का विकास से जुड़ा नहीं है। पहले आपको 1 से 5 प्रश्न तक आपको ये पैसेज से संबंधित प्रश्न दिया है। पैसेज वाले प्रश्न दोस्तों बड़े मजेदार होते हैं। आपको वैसे एक बार अच्छे से धैर्यपूर्वक पैसेज को पढ़ लेना है, फिर धकाधक आपको उत्तर देना होता है, बड़ा ही मार्जिन ले जाता है, सभी बच्चे कर लेते हैं। तो मान लो हमने पैसेज पढ़ लिया, तो यहाँ पर हमने पैसेज पढ़ लिया है लगभग।
अब आपको अब प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देखिए क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी पैसेज का आधा हिस्सा इधर भी है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं जरा। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। बहुत अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है। तो मैं आपको एक बार नहीं कई बार बताया हूं, किसी भी विषय का आप पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो अपने मन से कुछ भी मत करिए, जो पैसेज में दिया है उसी के अनुसार आपको बताना है। ये मत सोचो कि हाँ पारदर्शिता इसका मतलब ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब साफ सुथरा काम, तुरंत आप इसको लगा दिए कि ये होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो काम में बरती गई कुशलता होती है, जो यहाँ पर दिया गया है ना कि समर्पण और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का मामला यहाँ जो है, तो यहाँ पर ये कुशलता का महत्व यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर पूरे अगर यहाँ पैसे यहाँ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यही है, कार्यकुशलता के आधार पर जो काम होते हैं वही आप में पारदर्शिता लाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक माली और सचिव की स्टोरी बताई गई है, आप पढ़िए भी मजा आएगा। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि, तो सामान्य तौर पर मेरे भाई जैसे मान लीजिए माली है सचिव है, जो इसमें दिया है सचिव का काम तो बेहतर होता है माली की तुलना में, लेकिन यदि सचिव जो होता है सरकारी सचिव लापरवाह है, ठीक से काम नहीं करता है, और वहीं पर माली बहुत जिम्मेदारी से काम करता है, सारी चीजों को बेहतरीन ढंग से कुशलतापूर्वक काम करता है, तो माली का काम सचिव के काम से बेहतर हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर है, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, तो माली का काम सचिव के कार्य से बेहतर हो जाता है। सी हो जाएगा आपका। आगे देखें यहाँ पर उपर्युक्त शीर्षक छाटिए, जो ऊपर दिया गया है माली और सचिव उचिव के बारे में, ईमानदारी से रिलेटेड है एक, तो उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। तो उपर्युक्त शीर्षक यही होगा, कर्मनिष्ठा की महिमा। यहाँ कर्मनिष्ठा यानी आपके कर्म में कितनी निष्ठा है इसकी महिमा उसमें बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए चौथे वाले में आपको सिंपल वाक्य, आपको जटिल वाक्य दिया है, उसे सिंपल वाक्य यानी सरल वाक्य में आपको बनाना है। तो दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, तो हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसका सरल क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सरल यही हो जाएगा, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले से लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर ये भी तो जटिल हो गया, ये भी तो जटिल बना दिए, तो सरल सिर्फ यही है ऑप्शन नंबर ए। कोई दम नहीं था इसमें, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था। यहाँ देखिए पांचवें वाले में क्या है, बेहतर। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होगा। बेहतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज्यादा अच्छा, जिसे इंग्लिश में लोग बेटर बोलते हैं। इंग्लिश में आप पढ़े होंगे ना, गुड बेटर बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, तो यही हो जाएगा ज्यादा अच्छा। कोई दम नहीं था इसमें। आगे देखें हम लोग क्या आजकल एक ट्रेंड चलता है ना कि आजकल के लड़के लड़कियां बेहतर के चक्कर में बेहतरीन खो देते हैं, वही वाला है समझ लो। यहां पर क्या है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर क्या हैं। तो दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, मूर्धन्य पढ़ा होगा, स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा होगा, 25 होते हैं, और उसके बाद इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसके बारे में पूरा पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर आपको अ और आ दे दिए हैं, तो इसमें आपको बताना है ये कौन सा है। क्या ये यहाँ पर मूर्धन्य मतलब जो ट वर्ग में आता है ये कह सकते हो, कंठ मतलब क वर्ग में जो आता है। तो यहाँ पर अ और आ की बात की जा रही है, अ और आ की जो बात की जा रही है कौन सा है। तो दोस्तों यह भी कंठ वर्ग में आ जाता है। अ आ जैसे क में हमारा कंठ से आवाज आती है, ऐसे अ और आ में आता है। तो यहाँ पर ये उच्चारण की दृष्टि से आपको बताना था, आपने बता दिया। आगे देखें यहाँ पर आपको निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो अर्धस्वर कौन सा यहाँ कहलाता है मेरे भाई। अर्धस्वर यहाँ पर य कहलाता है, यह अर्धस्वर। आगे चलते हम लोग देखते हैं यहाँ आपका 9वें में क्या पूछा जा रहा है। 8वें में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे भाई, तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है। तो अवस्था, आपने सेंटेंस बनाकर आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अवस्था जैसे आप कहोगे ना उनकी अवस्था हो गया है, उनकी अवस्था हो गई है, तो इसका मतलब क्या, अवस्था स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो नहीं होगा ये। तो वह सेना में सेना, सेना आप देख सकते हैं, और शिक्षा ये नगर। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान अगर लगाओगे इसमें सॉल्व करोगे देखोगे तो आपको नगर में यहां पर आपको मिल जाएगा ये नगर, आपको
पुल्लिंग मिलेगा। कैसे मिलेगा आप जैसे जान लीजिए, अवस्था को मैंने बता दिया, उनकी अवस्था हो गई है, हमारी सेना बहुत मजबूती से काम कर रही है, तो हम लोग ये भी एक तरह से स्त्रीलिंग में आता है। ऐसे थोड़ी नहीं कहेंगे हमारा सेना काम कर रहा है, ये ठीक नहीं है, नहीं बन पा रहा है। शिक्षा एक मतलब ये भी आप इसका सेंटेंस बनाओगे तो ये भी आपको स्त्रीलिंग में आ जाएगा। नगर यही पुल्लिंग में आ रहा है, तो आप सेंटेंस बनाकर चेक कर लोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये गलत है कि सही। यहाँ पर देखिए चमकीला शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हो विशेषण कई प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक वाचक। यहाँ पर आपने खूब पढ़ा है संख्यावाचक में जहाँ संख्या की बात आती है, और परिमाण बोधक में जहाँ नाप तौल की बात आती है, मात्रा की बात आती है। सर्वनामिक मतलब जहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ गुणवाचक चमकीला यानी कोई चीज चमक रहा है, तो ये गुणवाचक है, यानी उसका गुण बताया जा रहा है। चमकीला, रंगीला, महक रहा है, सुगंधित, ये सब गुणवाचक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा। विशेष विशेषण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष, और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। जैसे गाय काली है तो गाय आपका विशेष हो गया, काला क्या है, गाय की विशेषता बता रही थी, विशेषण हो गया। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। यहाँ देखिए क्या है 10वें वाले में, हरि मोहन को रुपए देता है। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित को कौन सा कारक है। तो मेरे भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, बढ़िया से पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण को ऐसे पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पर अपादान को, तो यहाँ पर अधिकरण में भी को आता है, और यहाँ पर आप अधिकरण मत लगा देना, और अपादान में भी को आता है। जब एक चीज एक व्यक्ति से, जब कोई चीज एक से दूसरे को दिया जाता है, उसके हाथ से उसमें दिया जाता है, तो उसे अपादान किया जाता है। तो देना, दान, तो यहाँ पर भी को आता है। तो यहाँ आप समझ जाइएगा, अधिकरण मत करिएगा, ये अपादान हो जाएगा यहाँ। तो समझ रहे होंगे आप इसे। आप इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से। बड़ा है, एक प्रश्न यहाँ से पक्का आता है। यहाँ देखिए क्या है, अव्यय कौन सा है। तो अव्यय को आप लोग समझते होंगे, अव्यय एक ऐसा शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है कि अव्यय कौन सा शब्द है, चारों में से 4 शब्द है, पूछ रहे हैं अव्यय कौन सा है। तो अव्यय के बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा आखिर अव्यय होता क्या है। तो मेरे भाई अव्यय, अ का मतलब होता है नॉट, मतलब नहीं। व्यय का मतलब होता है खर्च, यानी जो खर्च न हो, यानी जो बदले न। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी मेरे भाई ऐसे शब्द जो लिंग, क्रिया, वचन इत्यादि के अनुसार बदले न, वही के वही रहें। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं यहाँ पर मोटा है, तो अगर हम लोग लड़का की बात करेंगे तो मोटा कह देंगे, लड़की की बात करेंगे तो मोटी, यानी लिंग के अनुसार ये बदल गया, तो ये अव्यय नहीं होगा। गरीब, तो ये भी दोस्तों लिंग वचन ये सब के अनुसार ये बदल जाता है। प्राचीन हो जाता है, ये भी उसके अनुसार बदल जाता है। लेकिन और एक ऐसा शब्द है, ये चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, वचन हो, कोई भी परिस्थिति आती है ये बदलता नहीं है, वैसे वैसे अडिग रहता है, तो ये अव्यय हो गया। आगे चले हम लोग 12 वाले में देखें। निम्नलिखित में से आपको कई सारे जोड़े दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो गलीचा पुर्तगाली शब्द है? नहीं मेरे भाई, गलीचा पुर्तगाली शब्द नहीं है। पुर्तगाली शब्द ये पादरी, पादरी नाम का ये शब्द है यहाँ पर जो दिया गया है, ये पादरी पुर्तगाली शब्द है। और आमदनी, आमदनी क्या है, ये तुर्की शब्द है। आमदनी ये तुर्की शब्द है। और फ्रेंच ये अंग्रेजी है। तो ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं तनय। तो दोस्तों आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा तनया के बारे में, तनया के बारे में ज्यादा पढ़ा होगा। तो तनया, तो तनया का मतलब होता है दोस्तों बेटी, और तनय का मतलब बेटा यानी पुत्र। तो समझ जाएंगे होंगे आप, आपके सामने जब भी तनय या तनया आए तो आप कंफ्यूज ना होना, बड़ा माइनर सा यहाँ पर डिफरेंस है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ। और तनया यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पुत्री हो जाती है, बिटिया। आगे देखें हम लोग, योगी का विपरीत शब्द क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर, ये योगी का आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका विपरीत शब्द ये भोगी है। दोस्तों 2022 का जब चुनाव हो रहा था, आप कुछ शॉर्ट स्टोरी बताता हूं, तो ममता बनर्जी का एक भाषण बड़ा वायरल हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा। योगी जी पर बोली थी कि योगी नहीं ये भोगी है, तो वो चीज हमने सुना था। और उसके बाद हम एक बार यहाँ पर टेस्ट देने गए थे, यहाँ जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो हम उस समय यूपीएससी में तैयारी कर रहे थे, तो पीसीएस का, हफ्ते में पीसीएस का भी टेस्ट होता था। तो उसमें जो सेकंड पेपर होता है सीसैट का, तो उसमें ये आया था।
तो हमें पता नहीं था कि योगी का क्या होता है। तो हमने ममता बनर्जी का भाषण याद किया कि वो ऐसा बोली थी, शायद हो सकता है, तो हमने योगी का मतलब आया था विपरीत अर्थ, तो हमने लगा दिया था भोगी। तो फिर रास्ते में जैसे ही बाहर निकला, मोबाइल से चेक किया तो सही था। तो हमारे दिमाग में वो उनका भाषण बना हुआ है, तो हम काम बन जाता है आप लोगों को भी, वैसे भी देखने से ही लग जाता है कि हाँ योगी का भोगी ही होगा, विपरीत, अपोजिट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर रोगी का निरोगी, एक दूसरे के ये उल्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले हम लोग 15 वाला देखते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? धरती और आकाश बीच का जो स्थान होता है दोस्तों, स्पेस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे जरा देखें हम लोग, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों क्या आपको पता है, यहाँ पर जो 16 वाले में पूछा जा रहा है कि आखिर स्वयंवर शब्द का मतलब क्या है? तो आपने कभी इसके बारे में पढ़ा है? तो देखें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा, प्रश्न जो है स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। उपसर्ग का मतलब पहले ही जुड़ जाता है। और यहाँ पर आपको एक मिलेगा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय ये बाद में जुड़ता है, ये बाद में। तो यहाँ पर ये आप लोग समझ गए। तो स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग है? ये स्वयं है, स्वयं प्लस वर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्वयंवर हो गया। तो यहाँ पर आप समझ गएंगे, भूलेंगे नहीं मेरे भाई। स्वयंवर का मतलब क्या होता है कि जो लड़कियां अपने से अपने पति का चुनाव करती हैं, उन्हें स्वयंवर कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर है आपसे, कोई डाउट नहीं। चलते हैं हम लोग, मिलते हैं आप प्रश्न संख्या 17 में। यहाँ पर दिया है साथियों, प्रत्यय से भी आ गया। लो, प्रत्यय को याद किए। ईया, ईया प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द क्या है? तो दोस्तों हम लोग को जब मतलब पुल्लिंग से हम लोगों को स्त्रीलिंग बनाना होता है, तो हम लोग ई लगा देते हैं, तो ईया लगा देते हैं, बन जाता है। जैसे बेटा बिटिया, डिब्बा डिबिया, तो ऐसे कर देते हैं ना, तो ईया लगा देते हैं, बन जाता है। तो ऐसे ही है, डब्बा होता है और डब्बा में ईया लगा देता है तो डिबिया बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 17 का सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे जरा हम लोग देखें, गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, डिंग मांगना, डिंग डिंग मारना, डिंग हाँकना। खूब बड़े बड़े लोग आपके भी ग्रुप में कई सारे लोग होंगे, ऐसे डिंग मारेंगे कि पता नहीं चलता है। आगे देखें हम लोग, मन अनुकूलन का संधि क्या है? तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप नहीं पढ़े होगे ना, तब पर भी कर लोगे, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। हमारे गांव में एक कहावत है कि दिमाग लगाओगे तो मुर्गा भी अंडा देगा। अब कैसे देगा? वो दिमाग लगाने पर देगा। फिलहाल आप यहाँ पर दिमाग लगाएं। मन अनुकूल का संधि क्या है? तो हाँ आप देखें तो सब में मनो 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 दिया है, यहाँ पर यहाँ मनो दिया है, ये तो होगा नहीं। अब आप देखिए नुकूल, यहाँ पर एक न पे छोटा ऊ लगा है, क पे बड़ा ऊ लगा है। तो यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिए, गलत। यहाँ पर भी वही गलती। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर भी वही गलती। न पे छोटा, ये यहाँ पर सही है, तो मनोकूल हो जाएगा। आप मात्रा से भी यहाँ पर थोड़ा सही गलत का फैसला कर सकते हो, सिर्फ वही जोड़ ज्वाइंट वाले से नहीं, बाकी और से भी कर सकते हो। यहाँ देखिए महाजन शब्द में समास क्या है? तो महाजन, महान है जो जन, तो जिसमें भी जो आ जाए, तो जो आ जाए, जिस आ जाए, तो वहां आप लोग समझ लीजिए ये कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ये प्रश्न, ये 20 का आपका क्या हो जाएगा? तो आप समझ गए यहाँ पर। तो महाजन का एक कर्मधारय समास है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? महान है जो जन, यानी कर्मधारय समास। और द्वंद्व में तो आप लोग जानते हैं, द्वंद्व में क्या होता है कि यहाँ पर एक हाइफन का प्रयोग एक टाइप का होता है, राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, ऐसे। और अव्ययी में क्या होता है कि जो हमारा मुख्य वाक्य होता है वो पहले या पहले प्रकट हो जाता है, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, ये हो गए। और दिगु में क्या होता है? संख्यावाचक होता है, जैसे पंचमेल, पंचमेश्वर, जिसमें संख्यावाचक आता है। तो समझ गए आप। आगे यहाँ पर हमारा 20 हो गया। 21 को अगर हम लोग देखें यहाँ, तो हमसे क्या आपके हमारे सामने आ रहा है? शुद्ध वाक्य को हमें बताना है। शुद्ध वाक्य बताना है किसका? मेले में बच्चा खो गई। तो मेरे भाई क्या ये सही है? मेले में बच्चा खो गई गलत है, तो इसका सही क्या होगा? बच्चा मेले में खो गया बच्चा, ये भी सही नहीं है। यहां पर ये हो जाएगा बच्चा खो गया, बच्चा
मेले में खो गया। तो ऑप्शन नंबर ए 21 वाला आपका यही सही होगा। 21 वाले का आपका क्या सही हो जाएगा? ए यही हो जाएगा, ए वाला। तो उम्मीद है समझ गए आप, कोई इसमें डाउट नहीं है। यहाँ पर देखिए अशुद्ध में आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है यानी गलत है। तो यहाँ पर देखिए अधीन, हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो अधीन ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन यह सही है। तो सही है, हमसे गलत पूछा जा रहा है, तो जो गलत है वही हमारे लिए उत्तर होगा, यानी ये सही हो गया, तो ये उत्तर नहीं होगा। आशीर्वाद ये भी सही है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पारलौकिक ये भी अपनी जगह पे सही है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी क्या कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों में से ऐसा कोई नहीं है जो अशुद्ध है, सब के सब शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 23 वाला को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो आपसे पूछा जा रहा है आह कितना सुंदर दृश्य है, तो उपर्युक्त वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाने पर वाक्य कौन सा होगा? तो मेरे भाई पहले ही बताया था आपको, एक विस्मय बोधक चिन्ह होता है, जो एक पाई होता है, नीचे एक ऐसे बिंदी सा होता है। तो विस्मय बोधक चिन्ह क्या होता है? जब बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा जश्न का प्रकट होता है, तब ये आता है। तो यहाँ पर आह कितना सुंदर दृश्य है, यानी ये खुशखबरी वाला है, एक चौंकाने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर भी ये और ये, इसको देखिए, ये दोनों पहले काट दिए, नहीं होंगे। तो यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर फुल विराम लगाने की जगह कामा लगा दिया, तो इसलिए यह गलत हो गया, यानी सही आपका ए है। आगे देखें 24 में, तो निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो यहाँ रस पूछा जा रहा है। पंक्ति क्या है? हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं? खेल छत्री बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो दोस्तों यह एक वीरता का दोस्तों है, यह एक वीरता की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर आप लोगों ने दोस्तों उसमें अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो ये वीर रस कैसे हुआ, तो आज जो अभिमन्यु बिरहा उरहा में आप लोगों ने सुना होगा ना, कि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह तोड़ने भेदने के लिए उन्हें जो है अत्यंत उत्सुक थे, तो उस समय ये आया था, महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये वीरता से संबंधित है, वीर रस से। आगे देखें रामचरितमानस नामक महाकाव्य की शैली मुख्यतः क्या है? तो रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली क्या है? तो उसमें जानते हैं दोहा और चौपाई में लिखी गई है। जैसे अभी रामचरितमानस पिछले साल बड़ा विवाद में रहा, उसके एक दोहा को लेकर। कौन सा दोहा था वो आप लोग जानते हैं? ढोल गंवार सूद पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस पर यूपी के सदन में बड़ा बवाल हुआ था। तो यही है दोहा और शैली में। आगे देखें हम लोग, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसी टाइप का एक गाना भी है, आप लोगों ने सुना होगा, सलमान खान का, प्रेम रतन धन पायो। तो पायो जी मैंने राम रतन पायो पंक्ति का आधार सही अलंकार क्या है? तो इसमें सही अलंकार क्या है मेरे भाई? इसमें क्या हो रहा है, उपमेय में उपमान का स्वरूप मान लिया गया है। तो यही है रूपक, ऐसा जहां होता है रूपक अलंकार हो जाता है। यानी एक तरीके से आपने प्रेम रतन धन पायो, यानी बढ़ा चढ़ाकर काल्पनिकता की बात एक तरह से की जा रही है, यही है। यहां देखिए मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेरे भाई ब्रज, सीधा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? तो भाषा का कौन सा कौशल बच्चा सबसे पहले सीखता है? तो मेरे भाई सुनता है और समझता है, तुरंत लिखने नहीं लगेगा, तुरंत पढ़ेगा नहीं, बोलेगा नहीं, पहले सुनेगा और समझेगा, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। यहां देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रतीक एक पत्रिका थी, उसके संपादक कौन थे दोस्तों? तो उसके संपादक यहाँ पर इलाचंद्र जोशी नहीं होंगे, यहाँ पर अज्ञेय ही होंगे। 29 का आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? 29 का आपका क्या हो जाएगा? इसके अज्ञेय थे, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। और महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर मिला था। आप लोग जानते हैं यामा काव्य संस्करण भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। इनका और अगर देखेंगे तो निहार, नीरजा, रश्मि, ये सब भी महादेवी की ही रचना है, लेकिन उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो यामा के लिए मिला था। तो इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए हमने इस पैसेज को पढ़ लिया है, पैसेज को दोस्तों पढ़ लिया तो बड़े अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। जितना बेहतरीन तरीके से आप पैसेज को पढ़ेंगे उतना ही बेहतरीन उत्तर दे पाएंगे आप। तो दोस्तों पहले शब्द को, पहले वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपको इसी पैसेज से एक शब्द उठाया गया है जिस शब्द का नाम है विश्ववमन। विश्ववमन शब्द का शब्द
कौन से समास का उदाहरण है? तो सबसे पहले आपको विश्ववमन का अर्थ समझना होगा। विश्ववमन दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक विष है, एक वमन है। विष का मतलब जहर होता है और वमन का मतलब बातें, यानी जहरीली बातें, कटीली बातें या ऐसी बातें जिससे किसी को गहरा दुख मिले, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका प्रधान पद क्या है? दूसरा वाला है, वमन, विश्व वमन। तो यहाँ पर दूसरा पद जब प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। तत्पुरुष समास के बारे में आप लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी होगी, यानी दूसरा पद जब प्रधान होता है तत्पुरुष, पहला जब प्रधान होता है तब यही भाव, और जब दोनों होते हैं तो अब यहाँ पर ये हो जाता है, द्वंद्व में क्या हो जाता है कि हाइफन से जुड़ा होता है। तो आप लोग समझ गए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे वाले में भी एक शब्द इसी पैसे से उठाया गया है, पातक। पातक शब्द का विलोम कौन सा शब्द है? तो पातक का विलोम क्या होता है? पातक का मतलब होता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई सारा बार यहाँ पर पढ़ा होगा, यहाँ आखिर पातक का मतलब क्या होगा? तो पातक का मतलब आपको पढ़ाया गया होगा कि पाप होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये पाप, जैसे कहते हैं ना, ये मत करो पाप लगेगा, तो ये पाप होता है। तो इसका विलोम पूछ रहे हैं तो भाई पुण्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा। और यहाँ पर अगर इसका उल्टा देखें, यानी पुण्य और पाप एक दूसरे के यहाँ उल्टे हैं। अपराध का अगर आपको उल्टा करना हो तो अ हटाकर यहाँ निर लगा दो, यहाँ पर आप निर लगा दो, आपका काम बन जाएगा। तो निरपराध। और उपकार का आपका बताना हो यहाँ तो क्या कर दोगे आप? उपकार में भी थोड़ा सा आप इसमें चेंज करना होगा, अपकार कर दो, ऊ को हटाकर यहाँ अ लगा दो, अपकार। तो इसका उल्टा आपको यहाँ मिल जाएगा। क्लियर है? सारी चीजों को क्लियर होनी चाहिए। का पता कहां से पूछ दे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। सिर्फ उत्तर जो बताते हैं वो समझ लो आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपका समय चाट रहे हैं और आपके साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज को आप मेच्योर होंगे तो समझ पाएंगे। मित्रता को स्थिर व दृढ़ करने के रखने के लिए, यानी मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। उपयुक्त शब्दों में वाक्य पूरा कीजिए। तो वाक्य पूरा करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको यहाँ पर ये चीज आप दिया होगा, इसके आगे का जो शब्द है मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आपको दिया होगा, तो मित्रता को स्थिर और सुदृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। सहिष्णुता और उदारता हो जाएगा इसके आगे की बात यहाँ पर। तो यहाँ पर यही हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा वाला, अच्छा आधा ऑप्शन उधर चला गया है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर? सहिष्णुता उदारता यहीं पर है यार, हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथे वाले में अगर हम लोग देखें यहाँ, तो किस कारक से मित्रता में दरार पैदा होती है? आप ऊपर वाले पैसेज को पढ़ोगे, अपने मन से कुछ नहीं बोलना होता है। ये नहीं अपनी कल्पनाओं के आधार पर पैसेज वाले का उत्तर नहीं दिया जाता है मेरे भाई, कि आपके मन में जो कल्पनाएं आ रही हैं उसके आधार पर दे दो। नहीं, आप जो पैसेज में कहा है उसके आधार पर देना पड़ता है। तो किस कारक से मित्रता में दरार पैदा होती है? तो आप ऊपर वाला पैसेज पढ़ोगे ना कि क्या करते हैं कि दोष दर्शन और एक दूसरे पर छीटा कसी। तो यहां पर दोस्तों ये वाला जो हो जाएगा यही है, दोष दर्शन और एक दूसरे पर छीटा कसी से क्या होता है कि मित्रता में दरार पैदा होता है। ऊपर आप पढ़ोगे पैसेज में आपको यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले हम लोग, यहाँ पर देखिए पांचवें वाले में पूछ रहे हैं, क्योंकि 5 तक ये पैसेज से 5 प्रश्न तक पैसेज के आधार पर था। कैसे मित्र विष से भरे घट, घट मतलब घड़ा, यानी विष से भरे घड़े के समान त्याज्य होते हैं। यानी ऐसे कैसे मित्र होते हैं जो जहर से भरा मटका के समान होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर वाला पैसेज पढ़ोगे, हमने तो पढ़ लिया है, आप पढ़ोगे तो जो आपके सामने बढ़िया बढ़िया बोलते हैं लेकिन आपके पीठ के पीछे जाते समय आपके बारे में विश्वमन यानी गंदी और फालतू बातें करने लगते हैं, आपके बारे में एक मतलब खराब बातें करने लगते हैं, वही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैसेज में आप पढ़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं, हम लोग पैसेज से छुटकारा मिल गया है हम लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो नहीं पर आप जरूर फोकस कीजिए, कौन सा समूह मतलब कौन सा समूह सही नहीं है? तो दोस्तों मूर्धन्य, दोस्तों मूर्धन्य में तो ट वर्ग आता है ना, तो ट ठ ड ढ ये वाला आता है, तो ये च वाला कहां से आ गया? तो ये गलत हो गया आपका ना मेरे भाई। च छ ये तो तालव्य में आता है ना,
ये मूर्धन्य क्या है, मूर्धन्य में तो ट वर्ग आता है, ये आप जानते हो। और ये जो च छ ज झ है ये तो तालव्य में आता है। किसमें? तालव्य, आपने पढ़ा होगा, तालव्य में आता है। तो इसका मतलब गलती हमें पकड़ में आ गई, हमारा यही गलत है और उत्तर यही होगा, क्योंकि उत्तर हमें उसे बताना है जो गलत है। अब ओष्ठ मतलब क्या होता है? जो वोठों का सहारा लेकर बोला, जैसे प फ ब, ये शब्द अगर शब्दों को हम बोलते हैं मुंह से तो हमारा ओठ दो सटते हैं। तो ये ओठ हो गए, ओष्ठ हो गए। कंठ मतलब क वर्ग वाले हो गए। ये वर्ष जो हो गए, ये न र लस हो गए। तो बाकी सब सही हैं, ए वाला हमारा गलत था। व वर्ण यहां पर कह रहे हैं दोस्तों, व वर्ण क्या है? तो ये तालव्य में तो है नहीं, ओष्ठ में तो आता नहीं, मूर्धन में नहीं, ये दंतोष्ठ होता है। दंतोष्ठ मतलब जो दांत और वोठों से मतलब के संपर्क से जो ध्वनि निकलती है वो व वर्ण है। आप जैसे व बोलोगे व, तो आपको यहाँ जीभ हल्का सा दांत में धक्का मार रही है और ओठ भी आपको थोड़ा सा उसमें उत्प्रेरित कर रहा है, तो दंतोष्ठ हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो आपके कह रहे हैं 8वें वाले में, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो सर्वनाम आप लोग जानते हैं संज्ञा क्या होता है। जो संज्ञा होती है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो जैसे मोहन बाजार गया और वह जल्दी आएगा, तो वह जो शब्द प्रयोग हुआ मोहन के स्थान पर हुआ, यानी वह क्या है? मोहन ही है, तो वही होता है। तो यहाँ पर जैसे वह क्या हो गया? यहाँ पर सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो। तो यहाँ पर वह हो गया, ये सब होंगे नहीं, ये आपका घर तो आपका संज्ञा हो जाएगा, ये सर्वनाम यही वह हो जाएगा। जैसे वह, वे, उनका, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 9वें वाले में, तो 9वें वाले में आपसे कह रहे हैं पंडित जी हवन करा के कथा कह रहे हैं। बड़ा अच्छा सा प्रश्न, हिंदी में एक प्रश्न ऐसा हमेशा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखे रहेंगे। तो पंडित जी हवन करके कथा कह रहे हैं, तो यह कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों ऐसी क्रिया जहां पर एक आदमी कोई काम करके तुरंत दूसरा स्टार्ट कर देता है, तो ऐसी को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पंडित जी क्या करें? हवन करा के वो तुरंत कथा कह रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हवन का कार्य करके कथा करें, यानी एक काम खत्म करके दूसरे में लग गए, तो ये पूर्वकालिक क्रिया इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जैसे आपने पढ़कर खाना खाया, तो यहाँ पर आपने दो काम साथ में किया, एक पढ़कर यानी पढ़ लिया, उसके बाद तुरंत खाना खाया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। 10वें वाले को अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का मतलब होता है दोस्तों पैसिव, एक्टिव पैसिव, हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं ना, तो कर्मवाच्य को इंग्लिश में ही हम इसे पैसिव बोलते हैं। तो पैसिव का मतलब जो कर्म पर जोर देकर बात करता हो। तो यहाँ पर दोस्तों मुझसे बैठा नहीं जाता, ये होगा नहीं। और सीता पत्र लिखती है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये होगा नहीं, ये तो एक्टिव में आ जाएगा, पैसिव में यही आ जाएगा। पत्र लिखा जाता है, तो 10वें का आपका यही उत्तर हो जाएगा। पत्र लिखा जाता है कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? क्रिया लिखा कर्म के पत्र अनुसार है। इसमें जो क्रिया यानी लिखा है वह कर्म यानी पत्र के अनुसार यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे हम लोग करते हैं ना कि राम जिसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं राम गोज टू होम, तो वहां पर जब पैसे इसका बनाते हैं तो होम बाई राम ऐसे करके हम लोग बनाते थे ना, इंग्लिश में आप पढ़े होंगे, तो वही है, इसे पैसिव में बनाना है। तो यहाँ पर देखें हम लोग 11 में, इनमें से तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम तद्भव के बारे में आपको खूब पढ़ाया गया होगा कि तत्सम क्या होते हैं। जो शब्द सीधे संस्कृत से, सीधे जैसे संस्कृत में थे वैसे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो वो तत्सम हो गए। लेकिन जो शब्द संस्कृत से निकले, बीच में मॉडिफाइड हो गए और फिर वो हिंदी में आए, यानी हिंदी में डायरेक्ट नहीं आए, बीच में थोड़ा बदल कर आए, तो वो तद्भव होता है। तो याद रखे रहेंगे आप, यानी जब भी तत्सम आपके दिमाग पूछे तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ संस्कृत वर्जन, संस्कृत वर्जन। और तत्सम मतलब संस्कृत वर्जन, तद्भव पूछे तो हिंदी वर्जन, तो इतना याद रखे रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों उपालंब जो है यह तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको यहाँ याद रखे रहेंगे उपालंब जो है यह तत्सम है। तो आप सोच रहे होंगे भाई इसका तद्भव क्या होता होगा, तो इसका तद्भव थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा। तो यहाँ पर यानी तत्सम शब्द क्या है? ये उपालंब तत्सम शब्द है, जबकि उछा, उबटन और उगालना यहाँ पर जो दिया है ना,
उबटन, उछाह, उगालना, इन सब के बारे में अगर देखोगे तो ये सब के सब क्या है दोस्तों, ये तद्भव है। अगर इनका तत्सम पता करना चाहते हो तो यहाँ पर उछाह का उत्साह हो जाएगा, मैं तत्सम लिख रहा हूं, उत्साह हो जाएगा। और ये उगलना का क्या हो जाएगा दोस्तों, उगलना का क्या हो जाएगा, ये उद्गलन हो जाएगा, ये उद्गलन हो जाएगा। और उबटन का उद्धर्तन हो जाएगा, क्या हो जाता है, उद्धर्तन, उद्धर्तन। तो याद रहेगा, तत्सम में लिख दिया, यानी ये तत्सम था और बाकी सब तद्भव थे, और जो तद्भव थे मैंने उसका आपके सामने तत्सम लिख दिया। आगे जरा हम लोग देखें 12 वाले में, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, वो क्या है बताइए। तो मेरे भाई ये कतार एक अरबी शब्द है, यही विदेशी है, बाकी सब यहाँ पर देसी है। आगे देखें, पुत्र का पर्यायवाची क्या है। तो पुत्र मतलब हम लोग पुत्र का पर्यायवाची अगर पढ़ेंगे तो तनया पुत्री होती है, लेकिन तनय, तनय, तनय पुत्र का क्या होता है, तनय होता है। और क्या होता है दोस्तों, सुत होता है, आत्मज होता है, तनुज होता है, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर यही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये तनुज जो है ये पुत्र के पर्यायवाची माता है। बाकी यहाँ पर ये अग्रज का मतलब क्या होता है, जो आगे पैदा हुआ हो। अग्रज का मतलब यहाँ क्या होगा, जो बड़ा भाई हो हमारा, यानी बड़ा भाई को हम लोग अग्रज कहते हैं, छोटे भाई को हम लोग अनुज कहते हैं। और सहोदर का मतलब क्या होता है, सगे भाई, सगे भाई को सहोदर कहते हैं हम लोग। तो फिलहाल सारी चीज के समझ गए आप। 14 वाले को हम लोग देखें, यहाँ पर 14वें में आपसे जो पूछा जा रहा है, सुमति, सुमति का मतलब अच्छी बुद्धि। तो सुमति शब्द का विलोम क्या होगा, कुमति। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी भ्रष्ट बुद्धि। कुमति आपका ये उल्टा हो जाएगा इसका विलोम। और बाकी और सभी का आप विलोम चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बहुत काम देगा आपको। जैसे यहाँ सुमति में सु क्या है दोस्तों, ये प्रत्यय यहाँ पर मतलब अगर ये पूछा गया है कई बार इसलिए बता रहा हूँ, सुमति में प्रत्यय क्या लगा है, उपसर्ग, उपसर्ग यहाँ पर सु है और इसमें कु है। तो ये चीज आप यहाँ पर जानते हैं। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आगे यहाँ हमारा 15 वाले में क्या है, पैर से सिर तक, पैर से सिर तक को हम लोग एक शब्द में अगर बोलें तो अपाद मस्तक बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पाद मस्तक, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना, अपाद मस्तक उसे बोला जाता है, पैर से सिर तक के अपाद मस्तक होता है। तो यहाँ पर आप याद रखे रहेंगे। अब आगे हम लोग जरा देखते हैं, सहानुभूति शब्द में उस उपसर्ग क्या है। उपसर्ग अभी मैंने बताया, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे, उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय। तो सहानुभूति में क्या होता है दोस्तों, इसमें दो शब्द जुड़े होते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद आपको करेंगे तो आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा। सह हो गया, इसमें क्या है, सह, एक सह हो गया। सह के बाद दोस्तों इसमें क्या आता है, अनुभूति, अनुभूति। तो यहाँ पर सह जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखें, 17 में आपसे पूछा जा रहा है मिठास। मिठास में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, ये शब्द के पीछे ऐसे शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के अंश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं। तो मिठास में मीठा, और मीठा में आस लग गया है, तो यहाँ पर देखें हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पर एक आपको लोकोक्ति यानी कहावत टाइप का यहाँ दिया गया है। लोकोक्ति कहावत लगभग थोड़े बहुत अंतर के साथ वही होता है मतलब। तो अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा बारिश भी भले के लिए ठीक नहीं होता है, बहुत ज्यादा धूप भी भले के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अति का भला न बरसना, अति का न भली धूप। इसका मतलब किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। यहाँ पर 19 में आपको दिया गया है निह प्लस कलंक, ये संधि आपको बताना है। तो आप ये उपसर्ग देखकर आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि ये उपसर्ग संधि, एक होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और अयादि संधि। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ जब आप इसका संधि आप इसको करोगे तो आपको यहाँ क्या निष्कलंक हो जाएगा, निष्कालंक नहीं, निष्कलंक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा, याद रखे रहेंगे। और ये इसमें खटकोड़ वाला सा रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। आगे देखें,
नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो मेरे भाई मैं आपको कई बार बताया हूं, जिस भी शब्द में शुरुआती वाला शब्द संख्यावाचक निकले तो आप मान लेना कि वह द्विगु समास है। द्विगु में क्या होता है कि जो प्रथम शब्द होता है वो क्या करते हैं, उसमें जो प्रधान पद होता है वो संख्यावाचक से संबंधित होता है, तो द्विगु हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है। आगे देखें 21 वाले में, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध अशुद्ध बताना है आपको, यानी अशुद्ध क्या है यहाँ पर, तो अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं। तो प्रादेशिक ये तो शुद्ध है मेरे भाई, माधुर्य भी शुद्ध है, व्याप्त भी शुद्ध है। प्रामाणिक ये शुद्ध नहीं है, लग रहा होगा आपको शुद्ध है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होता है, यहाँ पे आ का मात्रा लगेगा तब जाके सही होगा, तो इसलिए यह गलत हो गया, यही उत्तर होगा आपका। 22 में देखें हम लोग, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी जिसका वर्तनी अशुद्ध हो। तो अशुद्ध में क्या होगा दोस्तों, एकता भी सही है, उद्घोष भी सही है, तात्कालिक भी सही है। तो उपरोक्त ये गलत है, इसका शुद्ध वर्तनी वाला ऊपर युक्त हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ऊपर युक्त हो जाता है, याद रखे रहेंगे। और कहीं कहीं पर आपको ये तत्कालिक दे देता है, यहाँ पर भी सही है तात्कालिक, यानी आ का मात्रा ही रहेगा इसमें, कहीं देख कंफ्यूज ना होइएगा आप। तो यहाँ देखिए आपको एक दोहा देकर अलंकार आपसे पूछा जा रहा है, जह तह मज्जा मांस, जह तह मज्जा मांस, मज्जा का मतलब बोन मैरो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, जहां पर हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं। तो जह तह मज्जा मांस, रुधिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ से तू कहूँ कहूँ रत्नारे, यानी यहाँ पर हाड़ मांस मच्छा यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं, तो यानी एक तरह का दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर ये एक तरह का घृणा, ये सब चीजों को देखकर मन में एक तरह का वो घृणा आता है, ये सब चीज जहाँ होता है, तो इसी को दोस्तों ये भीभत्स रस है। तो यहाँ पर आपका ये कौन सा हो जाएगा, तो 23 वाले में आपका उत्तर कहाँ हो जाएगा, जहां पर भी आपको ऐसा दिखे तो वो क्या हो जाता है साथियों, ये विभत्स रस हो जाता है, यानी एक तरह का घृणा उत्पन्न करने वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, यहाँ देखिए बड़ा अच्छा है, कई बार ये आ चुका है टेस्ट सीरीज में, सममात्रिक छंद है, जो सममात्रिक छंद है प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं होती है, यानी ऐसा कौन सा मतलब दोहा है जिनमें सममात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो वो चौपाई होता है। तो चौपाई यानी 4 पाई 4 पाई, यानी 4 4 का गुणा कर दो 16, तो यहाँ पर 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, वो चौपाई में होता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 25 वाले को हम लोग देखें, जो अलंकार से संबंधित है, आप लोग कई बार इसको पढ़े होंगे, देखिए अभी तुरंत आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि चमचमात चंचन नयन बिन, घूंघट पर झीन, मनहु सुर सरिता बिमल जल, उदात्त युग मीन। तो यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों, मैंने कई बार बताया हूं, एक ही चीज पहचानने का होता है, जहां मनहु जनहु मानो जानो, यानी एक तरह का कल्पना करने, जैसे हम लोग लेट अस कंसीडर मैथमेटिक्स में करते हैं, तो मान लीजिए जहां यानी हम कल्पना करते हैं, जहां मानने की बात आती है, कल्पना करने की बात आती है, यानी हिंदी में मनहु जनो जानो मानो ये सब जहां आ जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपको कुछ दोहा वहा याद हो या ना हो, ऐसे ही चीजों को ढूंढा करिए तो आपका हो जाएगा। रूपक में क्या होता है कि कोई उसमें दो शब्द आते हैं, दो शब्द आ जाते हैं उस सेंटेंस में, और दोनों का अर्थ अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे यहाँ पर हम लोगों ने देखें 26 वाले में, तो निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी का मतलब क्या है, जो पूरब में बोली जाती है, पूरब जैसे छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल झारखंड इत्यादि में, ये सब पूरब में बोली जाती है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो दोस्तों अवधी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, बघेली है, भोजपुरी दोस्तों ये बिहार में है, जो हिंदी की एक उपभाषा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। यहाँ 27 वाला देखें तो अग्नि रेखा, अग्नि रेखा दोस्तों किसका कविता संग्रह है, तो अग्नि रेखा दोस्तों महादेवी वर्मा का एक कविता संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा। महादेवी में आप लोग जानते हैं रश्मि ऐसे और यामा, महादेवी वर्मा को अभी आया था एक प्रश्न पूछा था, तो किसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को, तो यामा के लिए इनकी एक रचना थी, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, बढ़िया प्रश्न है, याद रखे रहेंगे। अग्नि रेखा ये इनका है दोस्तों। और एक बात और जो इनके बारे में पूछा जाता है दोस्तों,
अब इसके संबंधित एक प्रश्न और आया था, मैं कहीं नोट किया हूँ, एक सेकंड लैपटॉप मुझे अपने देखने दीजिए तो आपको ये क्लियर कर दूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो यस, महादेवी वर्मा का ये जो मतलब अग्नि रेखा दोस्तों जो रिलीज हुई थी, ये इनके मरने के बाद रिलीज हुई थी। इनके जीवन की अंतिम एक तरह से यह काव्य संग्रह है जो इनके मरने के बाद 1990 में दोस्तों यह रिलीज हुई थी। तो याद रखे रहेंगे आप इसे भी एक बार पूछा गया है। कवि वचन सुधा थी, तो कवि वचन सुधा दोस्तों आप लोग जानते हैं कवि वचन सुधा के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1867 में काशी से एक पत्रिका निकालते थे, एक मासिक पत्रिका थी, तो वो काशी से निकालते थे यानी बनारस से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह काशी कविता सुधा नामक एक पत्रिका निकाली जाती थी जो अच्छे विद्वानों के लेख से निकलता था। तो याद रखे रहेंगे आप इसे। बहुत अच्छा, आगे देखें हम लोग, आपका 28 हो गया, 29 वाले में देखें तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अज्ञेय को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तभी महादेवी पर आया था, मैंने बताया यामा से। अब यही अज्ञेय को पूछ रहे हैं जो इनकी कौन सी रचना, कौन सी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस पर इनको मिला था 1978 में। कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए इनको 1978 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखे रहेंगे, एक बार देख लेंगे किनको किनको कौन से लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो लास्ट वाला देखें हम लोग हिंदी का, इनमें से कौन सी प्रणाली व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी उपयुक्त नहीं है, तो दोस्तों आगमन प्रणाली। आगमन प्रणाली दोस्तों क्या होती है कि हम पहले एग्जाम्पल देकर, व्याकरण जब बच्चों को सिखाते हैं तो एग्जाम्पल देकर फिर रूल बताते हैं, तो ये क्या हो गया आगमन प्रणाली। निगमन प्रणाली क्या होता है कि हम लोग बच्चों को पहले रूल बताते हैं उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, तो ये दोस्तों निगमन प्रणाली हो गई। पाठ्य पुस्तक प्रणाली जान ही रहे हैं, यह व्याकरण से संबंधित है। लेकिन कक्षा अभिनय प्रणाली यानी कक्षा में अभिनय यानी कक्षा में नाटक, तो ये दोस्तों यह व्याकरण से संबंधित नहीं है, यह अभिनय यानी नाटक से संबंधित है। तो यही आपका शिक्षण विधि के लिए उपयुक्त नहीं है, बाकी सब हैं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको पहला पैसेज से रिलेटेड आपको दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, 1 से 5 तक का आपको इसके बेस पर उत्तर देना है। गद्यांश अच्छे से पढ़ लोगे, मैं तो पढ़ लिया हूँ, तो जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना धैर्यपूर्वक, उतना ही अच्छा उत्तर दोगे। तो देखो यहाँ थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि एक तरह से सीधा सीधा यहाँ नहीं मिलेगा। पहला में आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य गांधी आदि महापुरुषों का वाचिक सम्मान दे रहा है। वाचिक मतलब दोस्तों सिर्फ कहने को, यानी रियल में नहीं, यानी दिखावटी, यानी मनुष्य गांधी और उनके जैसे आदि महापुरुषों को वाचिक यानी दिखावटी सम्मान दे रहा है। अर्थात करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मैंने पहले बताया ना कि यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ऊपर वाले पैसेज में उनके सम्मान का सिर्फ दिखावा करता है, यानी वो करता नहीं है। यहाँ वाचिक आ गया और ऊपर आप पैसेज में भी पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ यहाँ देख रहे हो ना, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, तो यही है, यानी वो दिखावा का सम्मान दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ दूसरा वाले प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि अमृत रूपी शांति की धार, यानी अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है। तो उन्होंने बताया कि हमारे इस संसार में अमृत रूपी शांति का धार बरस रहा है, फिर भी संसार में क्या व्याप्त है। तो आप पैसेज पढ़ोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको, अज्ञान दुख और अराजकता व्याप्त है। तो आप पैसेज में पढ़ोगे, बार बार दिखाऊंगा तो आपका समय जाएगा, तो आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। यहाँ देखें तीसरे वाले में आपसे पूछा जा रहा है, कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है, यानी उम्मीद नहीं कर पा रहा है कि जब, कभी आप पैसेज में पढ़ोगे ना, कभी आशा नहीं कर पा रहा है कि आने वाले समय में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, क्योंकि लोग महापुरुषों का दिखावा सम्मान कर रहे हैं, भोग विलासा में जुटे हुए हैं, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो आप पैसेज को पढ़ोगे तो ये जानकारी आपको पैसेज से प्राप्त हो जाएगी। आगे यहाँ देखें हम लोग चौथे वाले में, शांति व सुख की स्थापना तब होगी जब मनुष्य, यानी कवि ये कहना चाह रहा है शांति और सुख की स्थापना तभी होगी जब मनुष्य नई राह पर चलेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको दिखा दूं, नहीं तो आप बार बार कन्फ्यूजन हो जाओगे। यहाँ पर तो देख रहे हो ना, यहाँ पर कह रहे हैं कवि
कि यहाँ पर देखे, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। तो इसका मतलब जैसे हम आपसे कहें कि जब तक पुरानी राह पर चलोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें नई राह पकड़ना है। तो वही कवि यहाँ उसका कहने का मतलब यही है कि आपको नई राह पर चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग अगर देखें 5वें वाले में, जो आपसे 5वें प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों, यह लास्ट प्रश्न है आपके पैसेज का। कह रहे हैं कौन सी प्रवृत्ति आज भी दुखों का कारण है। तो आप पैसेज पढ़ोगे तो उसमें आपको साक्षात देखने को मिलेगा कि प्रवृत्ति दुखों का कारण है। तो उसमें दोस्तों आपको मिल जाएगा ये भोग विलासा की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 5वें में जो ये बी वाला है यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा दें, थोड़ा सा पैसेज में आपको दिखा देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आपको पैसेज में होगा भोग विलासा। तो यहाँ पर देख रहे हो ना कि सुशीतला हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्याम। तो यही हो जाएगा। तो आप समझ गए। यहाँ से आगे चले दोस्तों, अगर हम लोग अब हमारा पैसेज के आधार पर प्रश्न खत्म हुए, अब हमारा आ रहा है जो स्वतंत्र रूप से है, हिंदी का श ध्वनि किससे संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ये श को हम लोग तालव्य कहते हैं, क्योंकि हमारी तारू जो होती है ये वहाँ से होकर आवाज़ आती है उसके प्रभाव से। तो तालव्य में दोस्तों हम लोग जानते हैं तालव्य में और क्या क्या आता है, हम लोगों ने खूब इसके बारे में पढ़ा होगा, हम लोगों के गुरुजी पढ़ाए हैं। जो च वर्ग होता है उसे हम लोग तालव्य कहते हैं, च छ ज झ ये जो होता है उसमें, तो उसी में ये श भी आता है, तो ये तालव्य हो जाएगा। आगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओष्ठ में भी, तो ओष्ठ में क्या आता है, जो वोठों के बल पर निकलती है वो प वर्ग हो जाता है। और मूर्धन में तो आप लोग जानते हैं ट वर्ग होता है। दंत में दोस्तों क्या होता है, ये त वर्ग होता है। तो आगे हम लोग समझे यहाँ पर 7वें वाले में। तो 7वें वाले में हम लोग देखें यहाँ जो लिखा है शब्दकोश यानी डिक्शनरी, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या है। तो हम लोग अगर डिक्शनरी में खोजते हैं दोस्तों तो सबसे पहले कौन सा शब्द आता है ये हम लोगों ने ढूंढा होगा। अंग्रेजी में ढूंढ लेते हैं, लेटर के हिसाब से अरेंज होते हैं, पहले जो लेटर आया है तो वही पहले होगा। तो लेकिन हिंदी में भी लेटर का ही फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए वक्त, यानी व के बाद पहले क आया है तब तय आया है। तब यहाँ देखिए वर वर वर, तो इसका मतलब र के पहले क आता है वक्त, तो इसका मतलब ये पहले आएगा, पहले आने वाला शब्द यही है। तो कोई दम नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा आप गौर करेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, शायद कोई टीचर बताए न बताए, आप अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई पढ़े हैं, ठीक ठाक अगर पढ़ लिए हैं सामान्य तौर पर, तो आप प्रश्न को जितना अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छा आप उत्तर दे पाओगे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन है। तो आप लोगों को पता होगा सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, वह जल्दी आएगा, तो वह का मतलब क्या हुआ, मोहन ही हुआ, लेकिन मोहन के स्थान पर वह आ गया। तो इसी तरह से संयुक्त सर्वनाम यहाँ पर क्या है, जो जुड़ा हुआ है वो कुछ न कुछ। तो यहाँ पर एक से अधिक सर्वनाम जुड़े हुए आपस में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9वें वाले में आपसे पूछा जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। यानी क्रिया का भेद वाला है। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया है रोहन चाय पीकर बैठ गया। दोस्तों मैं कभी भी आपको बताया हूँ क्रिया के भेद वाला जब भी ऐसा सेंटेंस आपको आए तो एक काम पूरा करके जस्ट दूसरा काम होने लगे तो वह क्या हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हमने पढ़कर लिखना शुरू किया, तो यानी वो पहले पढ़ा फिर लिखना शुरू किया। उसी तरह से यहाँ है रोहन चाय पीकर बैठ गया, पहले चाय पिया फिर बैठ गया, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। समझ गए आप। आगे देखें, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 10वें में उमा से पढ़ा नहीं जाता। तो उमा से पढ़ा नहीं जाता ये कौन सा वाच्य है। तो दोस्तों वाच्य आप लोग जानते हैं, तो कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। तो कैसे पता, क्योंकि दोस्तों उमा से पढ़ा नहीं जाता इसका मतलब एक भाव निकल कर आ रहा है, उसे कष्ट होगा या नींद आ रही होगी, कोई समस्या होगी, यानी भाव आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई भाव आ रहा है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो बाकी यहाँ कर्म का कोई खेल नहीं है, यहाँ कर्ता का नहीं है, ये भाव का है सीधा सीधा। आगे यहाँ हम लोग 11 में देखें तो तत्सम पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम क्या है। तो तत्सम हम लोग खूब पढ़े हैं। तत्सम क्या होता है मेरे भाई, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए वो तत्सम कहलाते हैं। यानी संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए तत्सम, लेकिन जब संस्कृत से बीच में मॉडिफाइड होकर तब हिंदी में आए, थोड़ा सा बदल कर, तब इन्हें हम लोग तद्भव कहते हैं। यही बात है। तत्सम क्या है, यहाँ ग्राहक है, ये जो ग्राहक शब्द है ये तत्सम है।
तो यही तत्सम आपसे पूछा जा रहा है। तत्सम ये ग्राहक है, तो आप लोग पूछेंगे सर इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव गाहक होगा। हम लोग गांव में कहते हैं ना, गहकी नहीं आ रहे हैं, तो गांव में जो हमारे आजा पुरखा देसी भाषा बोलते थे तो वो खास करके वो तद्भव होती है। तो इतना आप लोग याद रखे रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी ये तीनों तद्भव है, यानी तत्सम केवल यही गाहक था, इसका तद्भव मैं आपको बता दिया। और ये शब्द जो है यहाँ पर ये जो तीनों दिए गए हैं ये तद्भव है। अगर इनका तत्सम पता करना चाहें तो ये गर्दभ हो जाएगा, गधा का गर्दभ, गाय का गौ हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, और घड़ा का घट हो जाएगा। तो पता कर लिया, मैं इसका तीनों का आपको यहाँ पर बता दिया तत्सम। आगे देखें 12 वाले में आपसे पूछा जा रहा है बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो नहीं पर आप जरूर गौर करें, नहीं तो आप यस मान लेंगे तो दे देंगे। देखिए बिजली का पर्यायवाची जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको तड़ित मिलेगा, सौदामिनी मिलेगा, विद्युत मिलेगा, चंचना मिलेगा, क्षणप्रभा मिलेगा, लेकिन ये आपको चंचरी नहीं मिलेगा। चंचरी का मतलब क्या होता है? भंवरा की पत्नी। जैसे भंवरा होता है ना, तो हम लोग जानबूझकर उसे भंवरी कह देते हैं, तो मतलब उसकी पत्नी को भंवरी कहते हैं, तो उसी भंवरी यानी जो भंवरा की पत्नी होते हैं उसे चंचरी कहते हैं, यानी भंवरी के पर्यायवाची है। तो ये समझ गए आप यहाँ पर। आगे हम लोग अगर देखें यहाँ संधि का विलोम क्या होता है। संधि का मतलब होता है मेरे भाई जुड़ना। जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, दो ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं तो संधि, वही जब अलग होती है तो विग्रह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए हम। आगे देखें 14 में हम लोग देख रहे हैं क्या है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। इनका मतलब जहाँ कहीं रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, यहाँ पर मंच बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिखाया जा रहा है और पीछे कलाकार वहाँ पर सजते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं। तो यही जो वहाँ पर पर्दे के पीछे का स्थान होता है जहाँ वो लोग यहाँ पर मेकअप वगैरह करते हैं, इसे ही नेपथ्य कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखें 15 में, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होता है। तो मेरे भाई ये तरावट एक शब्द दिया है, तरावट का मतलब होता है भीगा हुआ, तो इसका मतलब ये तरावट शब्द है, तो ये इसमें एक मूल शब्द है और प्रत्यय से मिलकर बना है। प्रत्यय का मतलब जो पीछे से आकर जुड़ता है, तो ये है, और उपसर्ग का मतलब आगे से जुड़ता है जो, यही है। तो मूल शब्द और प्रत्यय को बताना है आप। तो आप लोग जानते हैं मूल शब्द तर है, मूल शब्द तर है और उसमें आवट जुड़ गया है, आवट आपका प्रत्यय आवट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आपका। देखिए 16 में आपसे जो पूछा जा रहा है, दोहरा लाभ के सही अर्थ के लिए लोकोक्ति, यानी आपको एक तरह का कहावत दिया गया है और उस कहावत का यहाँ पर कहावत को अर्थ दे दिया गया है दोहरा लाभ, लेकिन आपको कहावत को पकड़ना है। कभी कभी कहावत दे देगा, अर्थ पूछेगा, यहाँ पर अर्थ दे दिया है, कहावत पूछेगा। दोहरा लाभ का मतलब यहाँ पर आप पढ़ोगे आम के आम पसलियों के दाम, ऐसा नहीं होता है भाई, आम के आम गुठलियों के दाम होता है, इसका मतलब दोहरा लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये सुनी सुनाई चीज़ें हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको एक धैर्यपूर्वक कॉन्फिडेंस से पढ़ना है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में हमारे चेहरे पर जो चमक होगी एक कॉन्फिडेंस को लेकर, वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। वहाँ पर आप दुविधा वाले प्रश्न भी सही कर लेते हो। यदि आप बहुत पढ़े हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आते हुए प्रश्न आप गलत करके आओगे, ये सबके साथ होता है। तो यहाँ पर एक पयोधी शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो आप लोग जानते हैं पय होता है और धी होता है, तो ये एक कौन सा है? ये स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, यह जो वो संधि होती है वो वाली है, उसे क्या बोलते हैं? स्वर व्यंजन अयादि संधि। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखें, यही है आपका 17 का आपका कौन हो जाएगा? ए। तो समझ लिए आप, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो चलते हम साथियों यहाँ पर 18 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है यहाँ। देखिए ये समास से संबंधित प्रश्न है। राह खर्च, राह खर्च एक दिया है, तो हमें मालूम है, हम लोग खूब पढ़े हैं, जब मुख्य पद पहले आ जाता है तो उसे हम लोग अव्ययी भाव कहते हैं, जब मुख्य पद बाद में आता है तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य पद सह खर्च यानी राह खर्च, सॉरी यहाँ पर लिखा है राह खर्च। राह खर्च का मतलब यहाँ ऐसे सोच लीजिए, राह के लिए खर्च, यानी दूसरा शब्द यही मुख्य है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जिसमें संख्या होता है द्विगु और जिसमें एक दूसरे से अपोजिट अर्थ वाले जुड़े होते हैं तो वो द्वंद्व हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। आगे देखें 19 वाले में शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कर लो भाई। तो यहाँ पर कुमुदिनी होता है, ये भी गलत है, कुमुदत्ती, ये भी गलत, ये भी गलत, कुमुदिनी यही है सही। आगे जरा हम लोग देखें
दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो फिर शुद्ध वर्तनी वाला सांसारिक नहीं मेरे भाई, सांसारिक होता है, स पे आ का मात्रा होता है। कीर्ति में जो कीर्ति होता है आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे कई बार, ये कीर्ति में त छोटा रहता है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। सर्वोत्तम नहीं सर्वोत्तम होता है, यहाँ पर आधा त गायब कर दिए हैं, इसलिए यह गड़बड़, तो यानी ये तीनों गड़बड़ हो गए, तो सी सही है। तो आप एलिमिनेशन से भी आप प्रश्न सॉल्व किया करिए, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप एलिमिनेशन मेथड लगा दिया करो। आगे देखें हम लोग 21 में एक आपको लाइन दी गई है, अब लो नसानी अब न नसै हो। तो इसमें एक तरह के शांति का यहाँ पर संदेश दिया है। जैसे हम अभी क्या कर दें, हम लोगों के घरे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम लोग किसी को ज़्यादा मारते पीटते उनकी मम्मी बोलने लगती हैं क्यों मारे हमारे बच्चों को, तो हम लोग कह देते हैं जाओ आज के बाद हम नहीं बोलेंगे, जो मन वो आपका बच्चा करे। तो इसका मतलब हम शांत रहने का प्रण ले रहे हैं, तो ये बात है। यही बात है यहाँ पर, एक मनाही की बात आ रही है कि अब हम न सहेंगे, तो ये सहेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, तो यही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक शांत रस का भाव आ रहा है, तो समझ गए आप, पढ़ेंगे। आगे देखें, वीरता भी कोई नहीं है, अद्भुत का भी नहीं है, तो यही है। दोहा के यहाँ से रिलेटेड दिया गया है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, दोहा में कुल 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे यानी विषम वाले चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे यानी सम वाले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो आपको दिमाग में रहेगा, जहाँ 3 आएगा यानी विषम वाले में 3 आता है, 13 मात्राएँ, 2 4 यहाँ पर 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ प्रथम चरण में पूछ रहा है, तो प्रथम चरण यहाँ पर ये 13 मात्राएं हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर 23 में आपको एक कविता का लाइन दिया गया है, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए फिर जानी। यहाँ देखिए फिर जानी महावरी एड़ी मिलित जाए, तो एड़ी मलत जाए, फिर यानी एक तरह से वहाँ भ्रम फैलाने वाली बात है। जैसे हम लोग कुछ खो जाता है तो हम लोग हेर फेर वहीं जाते हैं, तो यहाँ पर भ्रम होता है, तो यही बात यहाँ पर है, भ्रांतिमान ये अलंकार हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे समझें, आप बहुत सारी चीज़ें कैसे समझे होंगे, तो उत्प्रेक्षा रूपक ऐसे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। तो चंद्रकांता कैसे, यहाँ पर देख रहे हैं ना चंद्रकांता, तो इसमें कांता आ रहा है के, और ये खत्री के से कांता, खे से खत्री, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी चंद्रकांता को उपन्यास कौन है? देवकी नंदन खत्री। आगे हम लोग देखें 25 में आपसे पूछा जा रहा है सरस्वती पत्रिका, यानी सरस्वती जो पत्रिका इसके संपादक कौन है? तो दोस्तों हम लोग माँ सरस्वती का पूजा करके तो सबको प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद देना यानी प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सरस्वती का पूजा करके हम लोग प्रसाद देते हैं, तो महावीर द्विवेदी ऐसे समझ लो, तो याद रहेगा आपको। निम्नलिखित में दंत ध्वनि क्या है? ऐसी कौन सी ध्वनि है जो दंत के सहारे से निकलती है? तो हम लोग जानते हैं दंत वाला कौन हो जाता है मेरे भाई, तो दंत में हम लोग क्या हो जाता है, क तो होता नहीं है, क वर्ग, क ख ग घ ङ च वाला होता नहीं है, ट वाला तो होता नहीं है। उसके बाद अब कौन आ जाएगा यहाँ पर? आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका ल आएगा, तो ल यहाँ 26 वाले में जो आपका हो जाएगा ये ल से रिलेटेड हो जाएगा। ल वाले में एक स्पर्श ध्वनि वाला यदि आप पढ़े होंगे जिसमें 25 होता है 5 करके, तो वहाँ से ये और क्लियर हो जाएगा। तो दंत वाले में आप लोग जानते हैं ये जो त वर्ग वाला आता है, तो ये उसी में आता है, त वर्ग वाले में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 27 में, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, ऐसे शब्द ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसकी विशेषता बदल देते हैं। तो जैसे रंग था, यहाँ रंग था और इसके अंत में जुड़ गया ईला, यानी बड़ा ई है तो बड़ा ई होगा रंग ईला, तो यहाँ पर ईला हो जाएगा, सॉरी ये वाला बड़ा ई वाला ईला। आगे हम देखें यहाँ 28 में, तो आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? तो पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है दोस्तों? चंद्रबई ने। तो चंद्रबई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, और इसके कब लिखा गया, किस काल? तो यहाँ पर आदिकाल, ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा, आदिकाल से संबंधित है। तो यहाँ 29 वाले में आपसे पूछा जा रहा है किसी भाषा को सीखने के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या है? हम किसी भाषा को सीखना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसके लेटर्स और शब्द में तालमेल बैठाना पड़ेगा। हम अपने बारे में सोचें ना, हमने हिंदी कैसे सीखा? पहले क ख ग घ ङ सीखा, फिर उसमें मात्रा लगाकर उसको शब्द बनाना शुरू किया, तो ऐसे किया, तो वही बात है यहाँ, ऐसे हर शब्द हर भाषा में होता है। 29 हो गया। 30 वाले को अगर हम लोग यहाँ देखें तो देखिए आपसे 30 वाले में जो पूछा जा रहा है
इसमें कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो दोस्तों चोम्स्की जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भाषा विकास में बड़ा योगदान दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और देखें, अत्यंत शब्द की रचना में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों अत्यंत दिया है, एक शब्द है। इस शब्द की रचना में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उपसर्ग का मतलब, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? एक शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले या अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे उपसर्ग की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो उपसर्ग क्या करता है? किसी शब्द के अंत में किसी शब्द के पहले जुड़ता है, और ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो यही है। तो यहाँ पर अत्यंत है, शब्द दिया है, और उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग बताना है। तो इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का मतलब जो पहले जुड़ा हो, तो अत्यंत में अति आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ये अत्यंत में अति उपसर्ग है। आगे देखें, यहाँ पर उपत्यका। उपत्यका आपने जियोग्राफी अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो पर्वतों की नीचे की भूमि तलहटी वाली होती है उसे उपत्यका बोलते हैं। पर्वतों के निकट की जो समतल भूमि होती है उसे हम लोग उपत्यका बोलते हैं। तो ये आपने अनेक शब्दों के एक शब्द वाले में भी इसको पढ़ा होगा आपने। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। 33 वाले में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो इसमें क्या कहे? निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब, अभिव्यक्ति का यहाँ पर क्या है कि कुछ बोलने की आजादी। तो यहाँ पर श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना नहीं, ये मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है। सुलेख, सुंदर लिखना भी ये मौखिक अभिव्यक्ति का नहीं है, यह मौन अभिव्यक्ति का उदाहरण है। लेखन अभ्यास, आप लिख रहे हो तो ये भी मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलने की एक जो अभिव्यक्ति है, ये नहीं है। आशु भाषण, आशु भाषण मतलब, आशु का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में जो तुरंत आया कुछ कविता या लाइनें, उसे आप तुरंत बोल दे रहे हैं, तो ये है आशु भाषण, मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहां देखें हम लोग अगर 34 में, हिंदी भाषा की कुल बोलियों की संख्या, हिंदी भाषा की कुल बोलियों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों 17-18 मानी जाती है, दोनों होती है, कहीं कहीं 17 कहीं कहीं 18 देते हैं। तो यहाँ 18 है तो आप 18 को मान लेंगे। बोलियों की बात है, यहाँ भाषा नहीं है, ध्यान देंगे। तो मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ वाच्य के बारे में पूछ रहा है, मुझसे उठा नहीं गया, इतना बड़ा वाक्य दिया है और इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ये आपसे ये जानना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ये वाच्य होगा? आप लोग जानते हैं इस वाक्य में कार्य का केंद्र भाव है, यानी एक तरह का भाव यहाँ पर जनरेट हो रहा है, न कि कर्ता या कर्म से, इसलिए यह भाववाचक है। तो ये भाववाच्य है यहाँ पर। आगे देखें हम लोग, निष्कपट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निष्कपट, यहाँ पर आधा श है, जहां पर आप आधा श अगर देखा करो तो समझ जाया करो दोस्तों, ये विसर्ग के अंतर्गत आएगा। विसर्ग में ये यहाँ पर ये लगता है तो आप जान लीजिए, तो नी हो जाएगा और यह कपट हो जाएगा। तो 36 का आपका ए हो जाएगा, नी कपट। तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? यहाँ पर ये विसर्ग संधि है। इसमें ये जो लगता है ना, तो इसके नियम के अनुसार परिवर्तन होता है, तो उसमें आधा स जनरेट होता है। आपने पढ़ा होगा संधि में, संधि 3 तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आपने पढ़ा होगा। तो ये विसर्ग है। किस देश में हिंदी भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर नाम दिया है हिंदी भाषा का व्यापक रूप मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी तो छोड़ो, वहाँ पर बड़े लेवल पर भोजपुरी प्रयोग किया जाता है। हमारे यूपी, बिहार, झारखंड लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, तो वहाँ पर भोजपुरी का बहुत बड़ी मात्रा में प्रसार कर दिए हैं। तो यहाँ पर यही है, किस देश में हिंदी भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग होता है? मॉरिशस। मॉरिशस को एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैप में। सामाजिक शब्द में मूल, यहाँ सामाजिक, एक सामाजिक एक शब्द दिया है जिसका नाम है सामाजिक। तो सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही संयोजन क्या है? तो ये जो सामाजिक शब्द है, इसमें कह रहा है मूल शब्द क्या है? मूल शब्द से दोस्तों समाज है, और इसमें प्रत्यय क्या लगा है, यानी पीछे क्या जुड़ा है? इक जुड़ा है। तो समाज प्लस इक क्या हो गया? सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी यही कह रहे हैं, ये मूल शब्द हो गया और ये प्रत्यय हो गया। तो क्लियर है। आगे देखें हम लोग, तो कुछ लोग ये लगा देंगे सामाजिक, समाज नहीं, जब यहां पर ये आपका ये मेन वर्ड मूल शब्द और प्रत्यय यहां पर आता है तो ये समाज हो जाता है।
तो यहाँ पर आप आ लगा है तो आप इसको सोच कर न लगाइएगा। आगे देखें यहाँ पर 39 में तद्भव, तत्भव यहाँ पर दिया है, पत्रिका के संपादक कौन है। एक तत्भव, ये बोला तत्सम तत्भव नहीं है, एक तत्भव नाम है पत्रिका का, इसके संपादक कौन है। तो इसके संपादक दो तो अखिलेश है। क्या सपा प्रमुख अखिलेश? नहीं, वो तो भाई पॉलिटिशियन है। ये एक कह सकते हो आप लोग कि ये सुल्तानपुर के थे, ये जो अखिलेश हैं ये रचनाकार हैं, बहुत बड़े लेखक थे ये। तो ये पत्रिका संपादक थे, ये तद्भव पत्रिका के संपादक थे ये अखिलेश, सुल्तानपुर के हैं ये। आगे देखें हम लोग 40 वाले में, तो यहां पर दोस्तों क्या लिखा है थोड़ा ध्यान से देखें। 12 बरस लौ कूकर जीवे, यह बड़ी अच्छी लाइन है दोस्तों, ये आल्हा खंड से लिया गया है। 12 बरस लौ कूकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार। 18 वर्ष, इसके पूरा बता दे रहा हूं, ये आधा लिखा है। 18 वर्ष छत्री जीवे और आगे के जीवन धिक्कारी, उसकी पूरी लाइन है। तो ये आला खंड में वीरता का एक प्रतीक है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि 1200 कुकुर जीता है यानी कुत्ता, 13 साल सियार जीता है और 18 साल छत्री जीता है। 18 साल के बाद वाला जीवन धिक्कार है। तो ये बात किसने कही है दोस्तों? ये जगनिक ने कही है। जगनिक ने अपने रचना में लिखा है। कहां से लिया है? आल्हा खंड से। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। 40 का आपका क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। तो मूल रूप से तो इसकी रचना परमाल में है, वहां से आला खंड में आया और जगनिक ने अपनी रचना में लिखा। तो यहां पर दोस्तों 41 वाले को अगर हम लोग देखें तो अकाल का उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अकाल यहां पर दिया है। अकाल जिसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हो ना कि ये इतने अकाल पड़े, इस अकाल में इसने नेतृत्व किया, ये किया। तो अकाल का दूसरा नाम हिस्ट्री में आप देखोगे कई कई किताबों में दुर्भिक्ष देता है। जैसे अकाल आयोग कहीं पढ़ोगे तो दुर्भिक्ष आयोग लिखा रहता है। तो अकाल का पर्यायवाची शब्द दुर्भिक्ष होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अंधकार का तो जानते हैं। अपरिहार का मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि अपरिहार्य कारणों से आज संस्थान बंद रहेगा। अपरिहार का मतलब ये होता है कि ऐसी समस्या आ गई जिसे टाला नहीं जाता। अच्छत का मतलब क्या होता है दोस्तों? खंडित ना हो। अच्छत का मतलब जो टूटा ना हो। तो इसीलिए हम लोग चावल के जो पूजा पाठ में चावल के ऐसे दानों को लेते हैं, उन्हें चावल को भी एक तरह से अच्छत बोला जाता है, लेकिन अच्छत उसे कहा जाता है जो टूटे हुए चावल ना हो। पूरा का पूरे समूचे चावल होते हैं और उसमें हल्दी वगैरह मिलाकर हम लोग पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, तो उसे भी अच्छत बोला जाता है। तो यहाँ पर अकाल का मतलब दुर्भिक्ष है। आगे देखें 42 वाले में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का मतलब जहां पर दोस्तों दो सेंटेंस आकर दोस्तों मिलते हैं। तो जैसे यहां पर देखिए कोई अलग अलग सेंटेंस नहीं मिल रहे हैं। मिश्र का मतलब मिलावट, ऐसे समझ लो। तो यहां पर शिक्षक देखते हैं कि यहां पर इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। छात्र पढ़ते हैं, दो अलग अलग वर्ड हैं लेकिन ये की के माध्यम से दोनों मिल रहे हैं। तो यही है ऑप्शन नंबर यहां पर ये सी हो जाएगा। आप कहोगे कि छात्र पढ़ते हैं और शिक्षक देखते हैं, तो मेरे भाई और ये जो होता है ये संयुक्त वाक्य हो गया, ये नहीं होगा। आगे यहां पर देखें, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, यानी जिसकी पहले से कोई आशा न हो, तो उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे। अप्रत्याशित का मतलब जिसकी आशा न हो। हमें जैसे आशा नहीं है कि कल हमारा बेटा हमें खिला पाएगा कि नहीं, इस तरह का जैसे मान लीजिए। और यहाँ पर प्रत्याशा का मतलब जिसकी पहले से आशा हो। अनाहुत का मतलब बिना बुलाए। अपरिमेय का मतलब जिसे मापा न जा सके। तो सारी चीजों को मैं बता दिया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो दोस्तों सारी चीजों को क्लियर करना ऑप्शन को इसलिए बढ़िया सही हो जाता है क्योंकि आप एक ही प्रश्न में चार चार प्रश्न जितना आप समझ लेते हो तो आपको ये सब नॉलेज ज्यादा मिल जाता है। आपको ये नहीं कि सिर्फ उत्तर बताते चले, आपका समय बर्बाद होगा, वो तो होगा ही, सिर्फ हम कुछ आपको दे नहीं पाएंगे, ये हमें अफसोस रहेगा। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम चीज़ों को जो बता रहे हैं ठोस तरीके से बताएं, अच्छे से बताएं, थोड़ा रिसर्च करके पढ़ के बताएं, तो आप में ज़्यादा प्रभावी होगा, आपके भविष्य के लिए भी, मेरी मेहनत के लिए भी। आगे देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं 44 में, सूरसागर। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो आप लोग जानते हैं सूरसागर सूरदास ने रचा है और सूरदास ब्रज वाले क्षेत्र में रहते थे तो ब्रज भाषा में रचे होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें, वीरों का कैसा हो वसंत। ये दोस्तों ये वीरता का यहाँ पर ये जो है ये प्रतीक है। वीरता के बारे में गुणगान किया गया है इस रचना में, वीरों का कैसा बसंत। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने
इसको उनकी रचना है। सुभद्रा कुमारी, इसकी रचयिता कौन है कविता की? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया। आगे चले हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय शब्द में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार क्या होता है। तो मान लीजिए जो एक क्षेत्रीय एक शब्द दिया है आपको क्षेत्रीय, इस शब्द में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार क्या है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर ये बताना है। तो गुणवाचक, गुणवाचक ये क्षेत्रीय। परिमाणवाचक में क्या होता है, जहाँ नाप तौल की बात आती है तो यहाँ पर कुछ नाप तौल की बात है नहीं। सार्वनामिक मतलब ये संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हुआ है, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। संख्यावाचक, यहाँ संख्या की बात की गई, संख्यावाचक भी नहीं है, तो यही गुणवाचक हो जाएगा क्षेत्रीय। जैसे हो जाएगा कि ये अपनी क्षेत्रीय भाषा है, ये हमारे क्षेत्र की मिठाई है, तो एक तरह से ये गुणवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक दिया है, बड़ा अच्छा प्रश्न होते हैं ये, फ्री में आपको नंबर दे के जाते हैं। तो एक तरीके से ये सभी बच्चे लगभग कर लेते हैं। 47 से 51 के बीच यहाँ पर जो प्रश्न दिया है पैसेज वाला, सॉरी ये क्या खुल रहा है यार, तो 47 से 51 के बीच यहाँ पर जो दिया है ना, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं, एक बार पैसेज को आसानी से बढ़िया से पढ़ लेना होता है। कहानी की तरह आप उनको पढ़ लो, जहाँ जहाँ मतलब आपको लगे तो थोड़ा सा मार्किंग करते जाइए। पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको सीधे प्रश्न पर चले आना है। प्रश्न पर आप जैसे ही आओगे ना, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा, यहाँ आपको 47 में दे दिया घुमक्कड़, घुमक्कड़ अभी उसमें था, तो वहीं से एक शब्द उठाया है, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय पूछ रहे हैं, तो घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या हो सकता है, यानी इसमें पीछे कौन सा शब्दांश जुड़ा है। तो घूम होता है, घूम में दोस्तों अक्कड़ जुड़ गया, तो ये घुमक्कड़ हो गया, तो ये प्रत्यय यहाँ पर ये अक्कड़ हो जाएगा। यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, कोई दम नहीं है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान बिहार के वैशाली में है, तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो हमें जीएस में हम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी आपको पैसेज देता है ना, तो पैसेज में चीजों को हेर फेर कर देता है, इसलिए आप जो जानते हो उसके भरोसे यहाँ टिक नहीं लगाया करो। आप पैसेज पढ़ा करो, को जो पैसेज में रहे वही, भले से पैसेज में आपको गलत दिया हो तो आप गलत ही लगाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन कभी कभार हो जाता है कि आपको जो जानते हो उससे हट के पैसेज में देता है, और आपको पैसेज पढ़कर आप प्रश्न कर रहे हो, तो चीजों को आपको पैसेज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो यही है। आगे देखें हम लोग, स्वच्छंद शब्द में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। तो स्वच्छंद एक शब्द आपको दिया है, किस प्रकार की संधि पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं संधि 3 तरह की होती है, स्वर संधि, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पर दोस्तों यह स्वच्छंद, तो यहाँ पर कोई स्वरों का मेल नहीं हो रहा है, कोई विसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर ये व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है आपसे, यहाँ पर ये बी हो जाएगा। आगे चले हम लोग, यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहेंगे स्व और छंद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वच्छंद वाला जो दिया है थोड़ा सा दिखा दे आपको, ये स्व हो जाएगा प्लस छंद। तो यहाँ आप देख सकते हो कोई स्वर आया नहीं, यहाँ पर यह व्यंजन का ही मेल हो रहा है, व्यंजन ध्वनियों का। आगे देखें, भगवान बुद्ध ने किस एज में बुद्धत्व प्राप्त किया था। तो इसको पैसेज को आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, किस एज में बुद्धत्व को प्राप्त किया था। तो उम्र 35 में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया था, यानी भगवान बुद्ध जो है ये बुद्ध बने थे। आगे देखें हम लोग, श्रुति धर्म, श्रुति धर्म क्या होता है कि मतलब एक तरीके से अब उनके लोग जो है सुन सुनकर अपने धर्म को फॉलो करते हैं, सुनकर। तो श्रुति धर्म का सही अर्थ यहाँ पर क्या है कि वैदिक धर्म होता है। वैदिक धर्म के लोग जो उसमें सुनकर बहुत कुछ सीखते हैं, सिखाया जाता है उनको सुनाकर, तो वैदिक धर्म श्रुत धर्म होता है। ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा पैसेज के सहारे था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ड आपको दिया है, तो ये ड दिया है, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो उच्चारण स्थान आप लोग खूब पढ़े होंगे, यहाँ पर जो क वाले में आता है कंठ होता है, ख वाले क ख ग घ अंग, ये कंठ से संबंधित होता है, और ये च छ ज झ इ जो होता है वो तालव्य होता है, ट ठ ड ढ होता है, ये मूर्धा से संबंधित होता है। तो यहाँ ढ है, ये मूर्धा से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बढ़िया है, पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ 25 होते हैं ये, और उसके बाद मिश्रित, ये सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, चर्चा करेंगे, थोड़ा लेट होगा। 4 गज मलमल में, 4 गज मलमल, ये
एक मतलब एक कह सकते हो कि सेंटेंस दिया है 4 गज मलमल। इसमें 4 गज किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और ऐसे करके एक और होता है, याद नहीं आ रहा है यहाँ, गुणवाचक। यस, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। तो गुणवाचक में क्या होता है? जहां किसी की खासियत बताई जाती है। संख्यावाचक में जहां संख्या की बात आ जाती है। परिमाणवाचक में जहां नापतोल की बात आ जाती है। सार्वनामिक में जहां संज्ञा के स्थान पर किसी शब्द को प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 गज है, यानी 4 ये संख्या आ गया है, तो इसलिए यह संख्यावाचक होगा। क्लियर है? समास का विलोम क्या होगा? समास का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से छोटा। कई बड़े शब्द होते हैं, उनको जोड़कर दोस्तों मिला दिया जाता है, छोटा हो जाता है। तो समास का यहाँ पर अर्थ ये छोटा होता है। तो इसका विलोम अगर हम लोग देखेंगे तो समास का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? यह व्यास हो जाएगा। व्यास का मतलब क्या होता है? विस्तार, ब्रॉड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। यहाँ पर 55 वाले में हम लोग देखें तो शून्य का तत्सम क्या होगा? शून्य, जैसे हम लोग तो गांव में बोल देते हैं शून्य की सुई लगाया है, तो वो तो अलग मैटर है, वो तो हम लोग वैसे बोल देते हैं, वो गलत है। तो हम लोग बचपन में, आप लोग अगर पटरी उतरी पर पढ़े होंगे, हम लोग तो पढ़े हैं दोस्तों, जिसे आज तो LKG बोला जाता है, पहले इसे गधैया कोल बोला जाता था। तो शून्य, तो हम लोग शून्य के सुन्ना बोलते थे, सुन्ना, तो सुन्ना दे देना। तो ऐसे ये शून्य जो है यह एक तरीके से आपका तद्भव है, हिंदी वर्जन वाला है। तो तत्सम क्या हो जाएगा? इसका शून्य है। तो तद्भव तत्सम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा ध्यान देना तद्भव तत्सम को समझने में। तत्सम क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से निकले और मॉडिफाइड नहीं हुए और वैसे के वैसे प्रयोग हो रहे हैं, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से निकले लेकिन आगे चलकर थोड़ा सा बदल गए, रास्ते में भटक गए और वो अलग तरीके से प्रयोग करने लगे, तो उनको हम लोग तद्भव बोल देते हैं। तो ये क्लियर होगा आपको, ये तत्सम क्या हो जाएगा? शून्य का शून्य। 56 में, तो 56 को अगर हम लोग देखें थोड़ा ध्यान से, आंख की किरकिरी होना, ये आपको एक मुहावरा दिया है, सही अर्थ इसका क्या होगा? आंख की किरकिरी होना। तो आंख की किरकिरी होने का मतलब दोस्तों अप्रिय लगना, बढ़िया न लगना। जैसे मान लीजिए अभी आपके बुआ के लड़के आ जाए, तो मम्मी लोग के थोड़ा सा आंख में किरकिरी होने लगता है कि आ गया, बनाना खिलाना पड़ेगा, हम पे लोड पड़ेगा, तो ये अप्रिय हो जाएगा, उनकी आंख का किरकिरी हो जाता है। और वही दादी के आंख का तारा हो जाता है। आंख का तारा होना मतलब बहुत ज्यादा प्रिय होना, आंख की किरकिरी होना इसका मतलब अप्रिय होना। तो सही है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 57 वाले में, जो निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऐसे आपको 4 शब्द दिए हैं, किसका वर्तनी शुद्ध है? तो अनुग्रहित, ये भी ये गलत है। अनुग्रहित ये भी गलत है। अनुगृहित ये गलत है यहाँ पर। और ये डी वाला सही है, अनुगृहित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी आपको दिया है ये यहाँ पर सही है। क्यों सही है दोस्तों? ये जो आपको दिया है यहाँ पर, ये अनुगृहित, ये वाले शब्द में इसका पहले आप अर्थ समझ लो। इसका अर्थ मतलब ये होता है कृपा प्राप्त करना। तो अनुगृहित मतलब कृपा प्राप्त करना ये हो जाता है, जिसका सही उच्चारण वर्तनी यही वाला है। 58 को अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, यही है पैतृक, मतलब जो पिता से हमें, पिता या उनके पिता से प्राप्त हुए हैं। यहाँ देखें दोस्तों 59 में ग ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग जानते हो क ख ग घ अंग, तो ये कंठव्य वाले में आ जाता है ना, तो ये कंठ से रिलेटेड हो जाता है। तो तालु से तो च वर्ग आता है, मूर्धा से तो ट वर्ग आता है, पढ़े होंगे आप लोग। आगे अगर हम लोग देखें 60 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से चौराहा शब्द किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तो चौराहा समास में क्या है? 4 आ रहा है, संख्या आ रहा है, जिसमें संख्या आता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व क्या होता है? जो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, तो उसे हम लोग द्वंद्व बोल देते हैं। तो इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा बढ़िया से।